अच्छा जी, आज का टॉपिक है जी ट्रेड हार्मोनाइजेशन। इंट्रो है जी इसका। आर्टिकल 114 TFEU was first integrated into the EU treaties by the Single European Act. This treaty gave the new impetus to the achievement of the internal market, which was previously characterized by the ineffective harmonization of all national measures, contrary to free movement. The SCA abolished the need for unanimity to pass harmonization measures, replacing it with qualified majority voting in all but the most sensitive fields. With the implementation of SCA, the EU was able to adopt a more effective approach, combining both positive and negative integration measures to establish the internal market. Negative integration involves the imposition of prohibition on the member state, particularly in relation to discriminatory and other restrictive practices. The prohibition can be seen most notably in relation to the four fundamental freedoms and the subsequent case law and legislation which sought to remove the remaining barriers to their full realization. जी आर्टिकल 114 TFEU है, इसकी इंटीग्रेशन हुई। या इंटीग्रेशन का मतलब है कि कोई दो चीज़ें कंबाइन करना, उनका पर्पस मोर इफेक्टिव अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है। और सिंगल यूरोपियन एक्ट जो है वो इन्होंने बनाया था ट्रीटीज़ में अमेंडमेंट्स के लिए। जो ट्रीटीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको फील होता था कि जो ट्रीटीज़ जो हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है या यूनैनिमिटी नहीं हो सकती इसमें, वो ट्रीटीज़ अमेंड करने के लिए सिंगल यूरोपियन एक्ट इन्होंने पास किया था। ठीक है। और इसका आर्टिकल 148 जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थ्रू सिंगल यूरोपियन एक्ट। ठीक है जी। और इसका बेसिक पर्पस ये था कि जो एक EU लॉज का जो बेसिक पर्पस है ना, वो ये कि यूनैनिमिटी होनी चाहिए, जो एप्लीकेबिलिटी है वो यूनैनिमस होनी चाहिए। जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके ऊपर चेंज नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल कि हर स्टेट सेम लॉ जो है वो डिफरेंट ग्राउंड्स पे अडॉप्ट कर रही है। सेम लॉ सेम ग्राउंड पे अडॉप्ट करना है। लेकिन आर्टिकल 114 ने उनको ग्राउंड प्रोवाइड किया कि यूनैनिमस डिसीजन कंपलसरी नहीं है। जो मेंबर स्टेट हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ों को अमेंड कर सकती हैं। ठीक है। अब ये जो बेसिक पर्पस था EU लॉ का, उसको निगेट कर रहा था। लेकिन उसको उन्होंने थ्रू जजमेंट जो है उसको एक्सप्लेन किया है कि किस किन किन पॉइंट्स पे रिक्वायरमेंट जो है, अगर स्टेट मेंबर स्टेट जो है वो इस चीज़ को कंसिडर करती है कि ये जो क्या कहते हैं, किसी किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक हेल्थ, तो उसको अडॉप्ट करने की इजाज़त दी जा सकती है। ठीक है जी। Next slide. Positive integration involves those measures which seek to harmonize member state laws and standards relating to the internal market, otherwise known as the approximation of law. Thus, Article 114 TFEU provides the legal basis for the EU legislature to adopt the measures for the approximation of the provision laid down by the law, regulation, or administrative action in member state which have as their object the establishment and functioning of the internal market. अच्छा जी, नेगेटिव इंटीग्रेशन क्या है? नेगेटिव इंटीग्रेशन जो है वो डील करता है इससे प्रोहिबिशन इम्पोज करने से, किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने से। नेगेटिव इंटीग्रेशन का मतलब ये है। और पॉजिटिव इंटीग्रेशन ये है, जो लॉज हैं EU के या रेगुलेशंस हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उनका जो बेसिक गोल अचीव करना है, उस हद तक जो मेन ऑब्जेक्ट उन्होंने अचीव करना है उस तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। एज इट इज़ ना भी हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस हद तक जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात आएगी उस हद तक। उसके अलावा जितने लॉज होंगे वो सब उन्होंने उसी तरह इम्पोज करने जैसे EU ने लेड डाउन किए। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम वाली परेशान लग रहे हो, मैंने कहा पूछ नहीं, फिर आगे चल के कहोगे सर वो पुराना पॉइंट समझ नहीं आया। अच्छा जी, रेगुलेटरी कॉम्पिटेंसेस हैं जी। The competences of the Union are defined in Article 2 to 6 TFEU.
These provisions provided that the EU's competences and the areas in which it can act are divided into three categories. ठीक है जी? Article 3 TFEU exclusive competence covers areas in which only the EU can act and include measures relating to the custom union, monetary policy, competition policy, and the concluding of international agreements. Competition policy हमने अभी तक नहीं पढ़ा, वो आगे हम इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो competition policy से है। बाकी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। कस्टम यूनियंस है, मॉनेटरी पॉलिसी है और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात हो रही है। इसमें ईयू जो है उसकी एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस है, मतलब कोई मेंबर स्टेट जो है उसकी उसमें इंटरफेरेंस नहीं, और उसको एम्पावर कर रहा है आर्टिकल 3 टीएफईयू। आर्टिकल 4 टीएफईयू शेयर्ड कॉम्पिटेंस covers areas which both the EU and the member state can adopt legally binding measures, but the member state can only act if the EU has chosen not to. That is in accordance with the principle of subsidiarity. Such measures include those relating to the internal market, social policy, the environment, consumer protection, transport, energy, security and justice. Shared competence कहाँ पे है? जहाँ पे EU जो है वो member state के साथ मिल के किसी पॉइंट पे लेजिस्लेट कर रहा है, या कोई ऐसा पॉइंट जिस पे EU ने कोई लेजिस्लेशन नहीं की, ठीक है, तो उस पे मेंबर स्टेट जो है वो लेजिस्लेट कर रहा है, ठीक है। और ये हम इसको एम्पावर करता है आर्टिकल 4 टीएफयू। आर्टिकल 6 टीएफयू सपोर्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और सप्लीमेंटिंग कॉम्पिटेंसेस covers areas such as the protection and improvement of human health, culture and tourism, ठीक है जी। The scope of Article 114 TFEU. Article 114 TFEU is a broad provision which has been interpreted widely by the court. अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल जो इस केस लॉ की एग्जाम्पल दी हुई है, इसको अगर ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि इसी एग्जाम्पल में वो एक दो एग्जाम्पल्स और कोड करेगा जिसको निगेट, पहले एक पॉइंट डिसाइड होगा, उसको आगे चल के निगेट किया जाएगा या उसमें ईयू की जो पावर्स हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। Despite this, the article does not give the union general power to regulate the internal market. This limitation was recognized in case also where the court found that the EU had overstepped the limits of its competence to harmonize national laws on advertising and sponsorship of tobacco products. The court was required to consider the validity of EU directives also, which sought to impose an EU-wide ban on all forms of tobacco advertising and sponsorship. The directive was challenged on the ground that it had been adopted on the basis of human health, which was outside the EU's legislative competence. बेसिक इशू क्या था कि EU ने एक बैन इम्पोज किया था टोबैको की किसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट पे या स्पॉन्सरशिप पे, ठीक है। इसको चैलेंज किया गया है इस ग्राउंड पे कि जो ट्रेड हार्मोनाइजेशन है उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, और बेसिकली इसका जो पर्पस है वो ये है कि जो पब्लिक हेल्थ है उससे रिलेटेड मैटर्स को डील करें, ठीक है। उसमें स्टार्ट से लेके अब तक हमने जहाँ पे यू की प्राइमेसी की है, यू लॉज की सुप्रीमेसी की बात की है, वहाँ पे साथ साथ हमने एक और चीज़ डिस्कस की है कि जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड मैटर्स होंगे या पब्लिक हेल्थ की बात होगी, उसमें ईयू जो है वो आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज नहीं कर सकता अपनी पावर्स। मेंबर स्टेट के पास अथॉरिटी है कि वो उसको अपने नेशनल लॉज के मुताबिक उसको एडजस्ट करे, ना कि ईयू के बताए हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो, ठीक है जी। In this ruling, the court found that recourse to Article 114 was only possible when a rule will genuinely improve the condition for the establishment and functioning of internal market. This means that the measure must either remove obstacles to trade that are the result of divergent national laws or remove appreciable distortion of competition. In view of this, the court found that the prohibition in the directive went too far and did not help to facilitate the free movement of products concerned. Moreover, the protection of the internal market was only an ancillary objective to that of public health. As such, the directive in question did not satisfy the condition for the application of Article 114 and was therefore annulled. However, such judgment should not be interpreted
as limited the scope of power of the EU to introduce uniform laws. It simply established that in particular case EU law went too far. ठीक है, अब इसमें उन्होंने एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया है, लेकिन उसको उन्होंने एक एज एन एग्जाम्पल कोट नहीं किया। ठीक है, उसकी वजह ये है, इन्होंने सिर्फ एक डायरेक्टिव जो इस बैन इम्पोज कर रहा था, ठीक है, उसको इन्होंने इसमें एक्सप्लेन करते हुए ये बात की है कि ये जो सिर्फ स्पेसिफिकली एक डायरेक्टिव था, ये बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन था या बियॉन्ड लिमिट चला गया था। ठीक है, तो सारे लॉज पे ये जो प्रिंसिपल इस जजमेंट में लेट डाउन हुआ, क्योंकि जितने सीजीएयू के डिसीजंस आते हैं वो बाइंडिंग है अपॉन मेंबर स्टेट। ठीक है, स्पेशली जो 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ईयू के, सिंगल मार्केट, ट्रेड हार्मोनाइजेशन, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीजें जो उनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको निगेट तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ इस केस की हद तक। ठीक है, इसको एज एन एग्जाम्पल कोट नहीं किया जा सकता किसी और केस। ठीक हो गया जी, समझ आ गई है? कोई मुश्किल परेशानी? This is confirmed by CJEU in the case. The CJEU dismissed that an action brought by Germany challenging directives was adopted to replace the previously annulled directive, जो already previously इन्होंने खत्म कर दिया डायरेक्टिव को उसको। Article 3 and 4.1 of the new directive prohibited the advertising of tobacco products in the press and other printed publications and in radio broadcast. Article 4.2 barred the sponsorship of radio programs by tobacco companies. Only publication intended for professional in the tobacco trade and publication from non-member countries that were not principally intended for the EU market were exempted. Germany contended in particular that the directive could not be adopted under Article 114. The CJEU, however, held otherwise, observing that at the time of the directive adoption, disparities existed between national rules on advertising and sponsorship in respect of tobacco products. ठीक है जी, समझ आ गई है? इसको एक्सप्लेन कर दूं? क्या समझ आई है? आप समझा दें मुझे फिर, बड़े जोर से ऐसे सारे लाया था। आप समझाए मुझे। इसको जर्मनी ने ये नहीं चैलेंज किया। जर्मनी ने इस पॉइंट को चैलेंज किया था कि जो ऑलरेडी प्रीवियसली जो केस डिसाइड हुआ उसमें जो डायरेक्टिव उन्होंने रिपील किए या उनको अनल डिक्लेयर कर दिया कि ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, वो अगर एप्लीकेबल होंगे तो उससे तो ट्रेड हार्मोनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है जो आर्टिकल 114 प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो तो फुलफिल नहीं होता। ठीक है, उसमें कोर्ट ने ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया कि जो उनका ये बेसिक रूल था, ये जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड नहीं था। ठीक है, जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं और नेशनल लॉज उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये उन्होंने सिर्फ उस हद तक डिक्लेयर किया। मतलब एक ये मजीद इंटरप्रटेशन है पिछले प्रिंसिपल की जो ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया, उसको उन्होंने फर्दर एक्सपैंड किया कि जी ये जो प्रोहिबिशन है वो नॉन मेंबर कंट्रीज के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ईयू मेंबर स्टेट के ऊपर है। लेकिन जहाँ पे नेशनल लॉज उस चीज को कंसिडर करेंगे कि उस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करने में उनके पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक हेल्थ जो है वो उससे इफेक्ट होगी, तो वहां पे उनको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रेशन है, वो उसको अमेंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, अब बड़ा सोच समझ के यूं करना है, ठीक है ना? पता लगे बाद में जुनेद साहब कुछ पूछ लें तो आप कहेंगे जी वो सर वो क्लास में समझ ही नहीं आया था, इसलिए नहीं बता सकते।
ये बात नहीं। वो मुझे ना फर्क डालने की कोशिश करे ना। This means that intervention by EU legislature was justified. The disparities both impeded the free movement of goods and the freedom to provide services, and was such as to present an appreciable risk of distortion of competition. What is more, in the view of the court, the contested articles did actually have as their object the improvement of the condition for the functioning of the internal market. The conclusion was not affected by Germany's claim that the prohibition in directive concerned only advertising media of a local or national nature lacking cross-border effects. The CJU emphasized that the term printed publication covered all only publications such as newspaper, periodicals, magazines, to the exclusion of bulletins produced by local associations, programs for culture events, posters, telephone directories, and various leaflets and prospectus. अच्छा, जो क्लेम था जर्मनी का वो ये था कि जो नॉन मेंबर स्टेट के साथ उनकी ट्रेड है उसको भी इफेक्ट कर रहा है, उसको ईयू ने किसी जगह पे भी निगेट नहीं किया, उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, लेकिन उसके साथ ईयू ने इस चीज़ को क्लेम किया कि जो इंटरवेंशन है ईयू लॉ की वो एक्सेप्टेबल है, कि वो जिस हद तक उन्होंने उसको इंटरप्रेट कर दिया या उसको उन्होंने ले डाउन कर दिया, वो बेसिक प्रिंसिपल नेशनल लॉज के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, तो उस हद तक वो पॉइंट एक्सेप्टेबल है। और उसके साथ उन्होंने मजीद फर्दर कैटेगराइज कर दिया कि किस किस कंडीशन में जो उसकी एडवर्टीजमेंट है वो बैन। ठीक है, ये आगे लिस्ट उन्होंने दे दी है, न्यूज़पेपर है, periodicals, मैगजीन्स है। ठीक है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ बुलेटिन प्रोड्यूस्ड बाय लोकल एसोसिएशन, programs for cultural events, posters, टेलीफोन डायरेक्टरीज एंड वेरियस लीफलेट्स एंड prospectuses। ठीक है जी। Since the conditions for invoking Article 114 had been met, the choice of that legal basis could not be called into question by the fact that public health protection could have influenced EU legislature when adopting the directive. The EU is required by the treaty to ensure a high level of human health protection. Consequently, the express prohibition of any harmonization of member state legislation in the area of public health did not preclude a harmonization measure adopted on another basis from having an impact on human health protection. Finally, the CJEU rejected the argument that the provision were disproportionate, stating that the EU legislature could not exempt local or regional publication without rendering the field of application of the prohibition on advertising unsure and uncertain. In relation to the alleged prejudice to the fundamental right of freedom of press and of expression, the CJEU observed that the prohibition left journalistic freedom of expressions unimpaired and did not exceed the limit of discretion accorded to the EU legislature. अच्छा, इसमें ईयू ने उसी सेम पॉइंट को मजीद एलेबोरेट किया है और उसमें वो ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो ईयू का जो पर्पस है वो बेसिकली जो ट्रेड हार्मोनाइजेशन है उसको इफेक्ट करने का नहीं है। अगर कोई प्रिंसिपल किसी मेंबर स्टेट का ट्रेड हार्मोनाइजेशन में कोई हर्डल क्रिएट करेगा या उसको इफेक्ट करेगा, तो ईयू एम्पावर है या ईयू के पास डिस्क्रेशन है उसके उसको उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का या उस चीज को रिड्रेस करने का। उसमें स्पेसिफिकली जो उन्होंने इस चीज को कैटेगराइज किया, ईयू जो है वो हर चीज को कैटेगराइज नहीं कर सकता कि इस चीज के ऊपर बैन लगा दिया जाए, और अगर वो बैन उस चीज के ऊपर किसी पॉइंट में उन्होंने कंसिडर कर लिया तो उसी ग्राउंड के ऊपर किसी और फील्ड को जो है वो इफेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे टोबैको के ऊपर अगर उन्होंने बैन लगा दिया उसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो उसी बेस पे कोई जाके वाइन के ऊपर बैन क्लेम नहीं कर सकता। क्या आपने एक एग्जांपल सेट की हुई है
कि टोबैको के ऊपर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं की जा सकती और ये नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता। इसी तरह वाइन भी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। जिस तरह टोबैको इफेक्ट करेगा उस तरह वाइन भी पब्लिक हेल्थ को इफेक्ट करेगी। तो उसको उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाए। तो इस चीज़ को उन्होंने बड़ा क्लियर कट मेंशन किया कि अगर एक पॉइंट पे अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है तो उसको बेस बना के किसी और पॉइंट के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ एक्सप्लेन ये की कि जो ये रिस्ट्रिक्शन उन्होंने इम्पोज की ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रेस रिलेटेड थी या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट। ठीक है, तो सिर्फ प्रेस रिलेटेड नहीं है, उसके अलावा जहाँ पे भी पब्लिक हेल्थ रिलेटेड मैटर होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड मैटर होंगे, वहां पे भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन टू सम एक्सटेंट, नॉट टू एवरी एक्सटेंट। ठीक है जी। एक और बरकत, बिल्कुल सर आए। 3 बरकतें होगी आपके आने के बाद से। एक्सपेक्टेड है। In a more recent case, the court have upheld this approach to the application of Article 114 and found that EU-wide ban could, in certain circumstances, be justified. Case so and so concerned a challenge to an EU-wide ban on trade in seal products on the basis that the ban was not aimed at improving the functioning of the internal market in line with the Article 114, but rather safeguarding the welfare of animals. The court found that Article 114 could allow an EU-wide ban on the sale of seal products on the grounds that it improves the functioning of the internal market. This finding may appear surprising since an outright ban would seemingly prevent rather than facilitate trade, as was considered in tobacco advertising case. Nonetheless, the case law pursuant to Article 114 TFEU suggests that a product ban may on occasion be seen as uh, conducive to facilitating trade, for example, in other similar products. इसके बाद केस एग्जांपल है जी इसकी। Thus, Article 114 can be used to adopt via harmonization national rules provided there are not simply differences in national rules but differences which actually obstruct free movement. The mayors has the genuine aim of overcoming those obstacles. For a further example, see so and so. In this judgment, the Court of Justice was asked to consider the validity of directive on tobacco and associated products. The particular provision addressed in this case are those relating to the provision of flavored tobacco. Poland, supported by Romania, challenged the validity of the prohibition of menthol tobacco products. The Court of Justice rejected Poland's argument and determined that the directive was valid. The court noted that the pleasant nature of the taste of menthol in tobacco products may contribute to higher consumption, and that reducing their attractiveness may thereby contribute to a decline in the usage of tobacco products among both new and current users. It was also noted that when the directive was adopted, there was a divergence of standards regarding flavored tobacco products between countries, and that its adoption has the dual function of harmonizing the regularity system and providing safeguards for human health, particularly for younger people. Furthermore, the court held that it was within the broad discretion of the EU legislature to impose the restrictive measures. अब प्रीवियस सिचुएशन को और करंट सिचुएशन को रिलेट करते हुए कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो सील्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको चैलेंज किया कि सील्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो एनिमल्स के लिए या एनवायरनमेंट के लिए जो हैं वो डैमेजिंग है। ठीक है, तो
उसमें CJEU ने हेल्ड किया कि जो ट्रेड हार्मोनाइजेशन है उसके लिए सील्ड प्रोडक्ट्स का होना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें जो प्रिंसिपल था, उस जो एडवर्टाइजमेंट ऑफ टोबैको का जो प्रिंसिपल था उसको अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उस प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया। उसी बेस पे पोलैंड ने चैलेंज किया कि जो फ्लेवर टोबैको है, इसमें मेंथोल फ्लेवर है, ठीक है, उसके ऊपर जो बैन है उसको भी रिमूव किया जाए, जिसमें उस कोर्ट ने उनके इस व्यू को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये जो मेंथोल फ्लेवर है ये सिगरेट पीने वालों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ये बेसिकली डेटरेंस क्रिएट करेगा। बैन जो है न्यू यूज़र के लिए भी और जो उससे पहले पुराने यूजर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो अब सेम चीज़ का सेम प्रिंसिपल को कोर्ट ने यहाँ पे निगेट किया और कोर्ट ने एक और चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की कि जो CJEU के प्रिंसिपल्स हैं या EU के जो लॉज हैं वो सुप्रीम है और EU के पास डिस्क्रेशन है कि वो सर्कमस्टांसेस अगर वेरी कर रहे हों तो पुराने अपने जजमेंट्स को निगेट करके या निगेट करके नहीं तो उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके उसको डिसाइड करें। वो सेम प्रिंसिपल जो है वो सेम रूल्स के सेम फैक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट का बेसिक पर्पस होता ही है कि आपने एक प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया तो उसके बाद आने वाली जो जजमेंट्स हैं, जो रेशो डिसाइड हुआ उस केस में, रेशो बेसिकली इस केस में यही डिसाइड हुआ था कि जो पब्लिक हेल्थ है उसके उसके लिए जो नेशनल लॉज हैं या मेंबर स्टेट है उसके पास डिस्क्रेशन है कि उसके अगेंस्ट वो लॉज जो है वो डेवलप कर सकते या अडॉप्ट कर सकते हैं नेशनल लॉज को जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड मैटर हों। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने उस चीज़ को निगेट किया और कोर्ट ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि जो चीज़ें जो प्रिंसिपल ऑलरेडी लेट डाउन कर दी हैं, EU उस प्रिंसिपल को उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो न्यू एप्लीकेबल लॉज हैं या प्रीवियसली एप्लीकेबल लॉज हैं उनको इफेक्टिव बनाने के लिए सेम कंडीशन का एप्लीकेबल करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया जी? कुछ चीज़ समझ ना आई होली आपको? Other forms of indirect harmonization prior to revised approach to the establishment of ये हो चुकी है ना? Prior to the revised approach to the establishment of the internal market, unanimity was required for the adoption of harmonization measures. Because of this need for unanimity, progress when adopting new harmonization measure was slow and cumbersome. In response, the court introduced the principle of mutual recognition in the seminal case. According to this principle, member states are obliged to recognize goods which have been produced in another member state, even in the absence of harmonized standards. According to the code, this principle would automatically apply unless the member state could justify a restricting measures by reference to a mandatory requirement or Article 36 TFE. अच्छा जी, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनाइजेशन क्या है कि एक तो प्रिंसिपल लेट डाउन हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस था वो डिलेइंग प्रोसेस था। अगर कोई मेंबर स्टेट आपस में ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनको प्रिंसिपल अडॉप्ट किए बगैर वो ट्रेड नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने इसमें एक प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया कि जहाँ पे उनकी म्यूचुअल रिकग्निशन होगी और वो एग्री होंगे एक पॉइंट के ऊपर कि इस पॉइंट के ऊपर वो ट्रेड कर सकते हैं आपस में, तो उनको एक प्रॉपर फॉर्मल सिस्टम ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रेड कर सकते हैं अनलेस अनटिल कि जो मेंबर स्टेट है उसने अपने उस ट्रेड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है और बेसिक उसमें रीज़न वही होगी पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, उसके अलावा और कोई रीज़न जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। An example of where the case approach to harmonization has been applied in this case, where the court found that in view of having regard to the general scheme and purpose of directive,
regulating the packaging of liquids and the principle of the free movements of goods. A member state cannot prohibit the marketing of free packages with a nominal volume of 0.007 liters. This was because packaging of this type was lawfully manufactured and marked in one member state, and to prohibit its sale in another member state was contrary to the principle of mutual recognition. Moreover, the court reiterated that the burden lies with the member state concerned to justify the prohibition by means of an overriding requirement which is proportionate to the objective pursuit. ठीक है, इसमें भी वो यही बात कर रहा है कि एक जो उनने ऑलरेडी एक एक लिक्वर के या लिक्विड के ट्रेड के ऊपर उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन एक डायरेक्टिव के थ्रू इम्पोज की हुई है कि इससे ज़्यादा जो है वो आप लिक्विड जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसकी उसकी जो बेसिक रीज़न है कि जो लॉ जो है वो इस चीज़ को प्रोवाइड कर रहा था कि लॉफुली उसकी उस लिक्विड की पैकेजिंग जो है वो या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रेड हार्मोनाइजेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर किसी ने कोई प्रिंसिपल अडॉप्ट किए हैं जो रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं, तो ये उस मेंबर स्टेट के ऊपर बार है कि वो उस चीज़ को प्रूव करेगा कि वो जो उसने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है वो प्रोपोर्शनेट है और जो उसका पर्पस है उसको अचीव करने के लिए वो सफिशेंट है, उसकी लिमिट एक्सीड नहीं करनी। ठीक है, इन्होंने इतने रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स जो है वो अडॉप्ट नहीं किए हुए, जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको निगेट करनी, जो ऑब्जेक्टिव पर उन्होंने अचीव करना है उसकी हद तक अगर लेस मेजर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं तो उनको लेस मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए, एक्सेस नहीं कर सकते रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स। जहाँ पे उनको ये परमिशन है या डिस्क्रेशन है मेंबर स्टेट के पास कि वो रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं, वहाँ पे साथ साथ ये कंडीशन भी इम्पोज है कि जो मेजर्स हैं वो प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, जस्टिशिएबल होने चाहिए और जो पर्पस उन्होंने अचीव करना है उसकी लिमिट्स को एक्सीड ना करना। डेरोगेशन फ्रॉम EU हार्मोनाइजेशन मेजर्स। While member state can rely on either Article 36 TFEU or case so mandatory requirements to justify restrictive measures, which could otherwise be prohibited under the principle of mutual recognition. Member state cannot rely on either derogation where fully harmonized EU rules exist. In case the court, there was a harmonized EU system of animal and plant health inspections. The court said where community directives provide for the harmonization of measures necessary to ensure the protection of animals and human health and establish community procedures to check that they are observed, recourse to Article 36 is no longer justified. ठीक है, अब यहाँ पे जो आर्टिकल 36 जो है वो ट्रेड हार्मोनाइजेशन की बात कर रहा है, वहाँ पे वो साथ में ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है कि जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ की बात होगी, वहाँ पे जो आर्टिकल 36 है ट्रेड हार्मोनाइजेशन से रिलेटेड वो इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है जी, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो इतना ब्रॉडर कंसिडर नहीं किया जाएगा आर्टिकल 36 का, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा रही है रिलेटिंग टू एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ प्रोटेक्शन। ठीक है, वहाँ पे डिस्क्रेशन जो है वो नेशनल लॉज के पास है या मेंबर स्टेट के पास है, तो उसको अपना डिस्क्रेशन यूज करते हुए रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत परेशान है यार, अली क्या हुआ है? मुझे परेशानी हो रही है परेशानी देख के कि क्या परेशानी है। In case the rules were totally harmonized, but EU harmonization measures frequently involve partial harmonization or seek only to lay down minimum standards. In such cases, there may still be scope for member states to impose their own rules, relying on Article 36 TFEU or a cases beyond mandatory requirement for justification. For example, case so and so concerned in EU directive on
additives in food which do not deal with vitamins according to the code. Because the scope of directive did not extend to cover vitamins, it was still possible for a member state to invoke Article 36 TFEU to justify the imposition of its own rules on the vitamin content of imported goods. ठीक है, अब इसमें उसी पॉइंट को उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया एक एग्जांपल कोट करके कि जो डायरेक्टिव है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि जो विटामिन कंटेंट गुड्स हैं, ठीक है, उनको उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, लेकिन कोर्ट ने इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि जी आर्टिकल 36 TFEU टू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ इट्स ऑन रूल्स ऑन द विटामिन कंटेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। जो मेंबर स्टेट है उसके पास जस्टिफिकेशन है अगर इस चीज़ की कि आर्टिकल 36 की पोजीशन हो सकती है, ठीक है, तो वो इस रूल को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो इस रूल को अडॉप्ट कर सकता है, उसके पास डिस्क्रेशन है, ठीक है जी। इसके बाद जी आर्टिकल 114 4 to 9 एक्सप्लेन करता है TFEU also provide the strict procedure for member state who wish to derogate from harmonized measures and maintain or introduce their own rules, ठीक है। अब सारी हमने रिस्ट्रिक्शंस और जहाँ जहाँ पर डिस्क्रेशन है वो पढ़ ली है। अब आर्टिकल्स एक्सप्लेन करेंगे तो वो क्या बेसिकली इम्पोजिशन उनकी कैसे है मेंबर स्टेट के ऊपर। आर्टिकल 114 जो है वो एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहा है मेंबर स्टेट्स को जहाँ पे वो डेरोगेट करेंगे या अपनी मर्जी के मुताबिक लॉज अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे ट्रेड हार्मोनाइजेशन इफेक्ट होगी वहाँ पे स्ट्रिक्ट मेजर्स अडॉप्ट करने हैं मेंबर स्टेट ने कि ऐसी कोई भी वायलेशन ना हो, ठीक है जी। आर्टिकल 114(4) provide the right for member state to derogate on the ground laid down in Article 36 TFEU or for the protection of the environment or the working environment. Article 114(5) provides the right for member state to introduce restrictive measures after the adoption of harmonizing measures on the basis of new scientific evidence on grounds of a problem specific to that member state. कोई एक प्रिंसिपल ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद कोई साइंटिफिक रिसर्च आती है जिसकी बेस पे ये चीज़ फाइंड आउट होती है कि ये जो किसी भी चीज़ की ट्रेड हो रही है बिटवीन मेंबर स्टेट, ये पब्लिक हेल्थ के लिए या एनवायरनमेंट के लिए जो है वो डेंजरस है या डैमेजिंग है, तो उसके लिए भी वो उनको डिस्क्रेशन ये ग्रांट कर रही है आर्टिकल, स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्टिव मेजर जो है वो अडॉप्ट कर सकती है। Article 114(6) state that the Commission generally has 6 months to approve or reject an application for derogation. अगर किसी ने किसी डेरोगेशन के अप्रूवल के लिए कमीशन को भिजवाया हुआ है, ठीक है, यूरोपियन कमीशन को भिजवाया हुआ है, तो उसके पास या आर्टिकल 114(6) जो है कमीशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है कि 6 मंथ के अंदर अंदर उन्होंने उसको उसके ऊपर डिसीजन देना है या उसको अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है जी। आर्टिकल 114(7) स्टेट दैट where a member state is authorized to derogate from a harmonization measure, the Commission is to consider an adaptation to the measure. Article 114(8) state that when a member state raises a specific problem on public health in a field already subject to harmonization measures, it shall bring into the attention of the Commission. Article 149 provides that the right of the member state and the Commission to institute proceedings in case of suspected misuse of derogation procedure by another member state, ठीक है, किसी member state के अगेंस्ट अगर आपने एक्शन लेना है तो वो आपको आर्टिकल 149 अप्रूव। The court has adopted a narrow approach to the interpretation of member state derogations under Article 114(4 to 9) TFEU. For example, cases so and so. In case Germany versus Commission, the court ruled on the procedure for derogation based on Article 114(5).
It found that the condition under the provision, that is the restrictive measures based on new scientific evidence on grounds of problems specific to the member state arising after the adoption of harmonizing measures are cumulative in nature and must all be satisfied if the derogation national measures concerned is not to be rejected by the commission. अब फिर कमीशन को यहाँ पे कमीशन की जो डिस्क्रेशन है उसकी बात हो रही है कि अगर कोई इस बेस पे भी के साइड जो आर्टिकल 114(5) ने स्टेट मेंबर स्टेट को एम्पावर किया या डिस्क्रेशन दी है कि किसी न्यू साइंटिफिक रिसर्च की बेस पे कोई चीज़ अगर सामने आती है जो उनके पब्लिक इंटरेस्ट में कोई डेंजरस है या इफेक्टिव है, तो इस उसकी बेस पे अगर वो डेरोगेशन अप्रूव होने के लिए जाते हैं में कि जो कमीशन अप्रूव करेगा डेरोगेशन उन्हीं को अडॉप्ट किया जाएगा, लेकिन आर्टिकल 114(5) को अगर कोई आर्बिट्ररीली इन्फोर्स करवाने की कोशिश करेगा तो उसको ही रीजनेबल जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि जो आर्टिकल इन्फोर्स करना चाह रहे हैं वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। इस केस में उन्होंने ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट का जो क्लेम है उसको रिजेक्ट किया था कि जो उन्होंने प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने के लिए कमीशन को एप्लीकेशन दी है वो कमीशन की जो रिजेक्शन है वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो इस चीज़ को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर सके कि वो जो प्रिंसिपल अडॉप्ट करना चाह रहे हैं या डेरोगेशन अडॉप्ट करना चाह रहे हैं वो पब्लिक हेल्थ के लिए डेंजरस है, ठीक है जी, या पब्लिक हेल्थ को इफेक्ट कर सकते। अच्छा जी, आपका ट्रेड हार्मोनाइजेशन वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है नेक्स्ट कंपटीशन पॉलिसी। कंपटीशन पॉलिसी इंट्रोडक्शन। ईयू कंपटीशन पॉलिसी अच्छा इसको साथ मैंने इसलिए किया हो तो टोटल 19-20 स्लाइड्स बन रही थी, मैंने कहा यार ये भी साथ कंटिन्यू करेंगे, लंबा है लेक्चर थोड़ा, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। इस लेक्चर में इसको पढ़ेंगे और आधा जो है वो नेक्स्ट में कंप्लीट, ठीक है जी। Competition policy introduction. EU competition policy is one of the original policy areas of 1957 EC Treaty and has a number of objectives, some of which are common to all competition systems and some of which are particular to the EU. A key function of EU competition law has been to help establish a single union-wide market while promoting economic efficiency, the efficient allocation of resource and innovation. Effective competition also enhances consumer welfare by protecting consumers from excessive prices, poor quality, or limited choice of products. EU competition law has also focused on the need to protect small and medium-sized enterprises from being driven from the market by larger companies. ठीक है, जो बेसिक पर्पस है कंपटीशन पॉलिसी का वो ये है
कि जो कंपटीशन पॉलिसीज बिटवीन मेंबर स्टेट है और बिटवीन ईयू और मेंबर स्टेट है, ठीक है, उसको एनफोर्स करवाना। और इसका बेसिक पर्पस ये है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, या इसमें स्मॉल स्केल पे बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ी कंपनी से, ठीक है, कंपटीशन पॉलिसीज बनाई गई हैं ताकि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है और क्वालिटी ऑफ ट्रेड जो है बिटवीन मेंबर स्टेट जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इफेक्टिव हो सके। The enforcement procedure prior to 1 May 2004, the enforcement of EU competition law was originally entrusted solely to the Commission, the powers and procedure of which were set out in Council regulation. However, Regulation 17/62 has since been replaced by Council Regulations 1 2003, which applied as of 1 May 2004. ठीक है जी, इससे पहले जो है, जो इसकी इन्फोर्समेंट थी वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन के पास थी, और उसके बाद काउंसिल की रेगुलेशंस जो हैं, जो के ड्राफ्ट हुई 1 जनवरी 2003 और उनकी एप्लीकेशन हुई 1 मई 2004। ठीक है जी। द scope of Article 101 TFU 4 text. This article regulates anti-competitive behavior in a wide range of scenarios and has been applied to enable a level playing field for competition within an internal market. This aim of achieving market integration between the member states is apparent in many rulings of the Commission and the European courts. Agreements which breach Article 101 are void unless they can be exempted। ठीक है, अब ये इसका जो बेसिक पर्पस है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है ऑल प्रोडक्शन कंपनीज, ठीक है, और ट्रेड हार्मोनाइजेशन क्रिएट करना भी जो है वो इसका बेसिक पर्पस है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी। ठीक है, और कोई ऐसा एग्रीमेंट जो इस आर्टिकल को ब्रीच करेगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो वाइड कंसिडर किया जाएगा, अनलेस जो ये रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है, जो एग्जाम्पशंस दी हुई है, वो इसको मीट कर रहा हो तब एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो वाइड कंसिडर किया जाएगा। There are three requirements to prove a violation of Article 101: agreement, collusion between undertaking or decision of association of undertakings, and effect on trade between member states. The agreement collusion has the object of effect of preventing, restricting, or distorting competition within the internal market. इन तीन कंडीशंस के अलावा जो भी कंडीशंस होंगी वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड के लिए कंसिडर किया जाएगा अगेंस्ट आर्टिकल 101। अगर ये तीन एक्सेप्शंस उसमें होंगी तो उस सूरत में उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है जी। Key elements of Article 101 TFU: the meaning of undertakings. The concept of an undertaking encompasses every entity engaged in an economic activity, regardless of legal status of the entity and the way in which it is financed. This means that the entity conducting a commercial or economic activity, example company, partnership, sole trader, cooperative, is subject to the competition rule। ठीक है, जितने भी बिजनेस रिलेटिंग फील्ड्स हैं वो सब के सब जो है वो इस कंपटीशन रूल्स के अंडर आते हैं, या उन सब ने कंपटीशन रूल्स को फॉलो करना है या उनके ऊपर एप्लीकेबल है। The EU courts have, however, made it clear that state bodies which purchase goods from public funds for use in public health system for the member state might not be undertakings
In case so and so, the Court of Justice found that the purchasing of goods is not an economic activity as defined in case when the goods are not offered for resale but used to perform a public function, such as social welfare. Rather, the court stated that it is activity consisting in offering goods and services on given market that is the characteristic feature of an economic एक्टिविटी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन पॉलिसी उस सूरत में इफेक्टिव नहीं होगी जब उसका पर्पस जो है वो चैरिटेबल बेस्ड होगी, ठीक है, या वेलफेयर बेस्ड होगी। ठीक है, तो उसके ऊपर कंपटीशन पॉलिसी के रूल्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अदरवाइज हर बिजनेस में जो है वो कंपटीशन के पॉलिसी के रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। पेरेंट्स एंड सब्सिडरीज within the same corporate group are also regarded as a single undertaking। अब सिंगल अंडरटेकिंग जो है उसका मतलब ये है कि उसके अंडर पेरेंट कंपनी होगी या सब्सिडरी। सब्सिडरीज होंगी उनको भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनको एक सिंगल एंटिटी कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता एक पेरेंट कंपनी है, सब्सिडरीज और पेरेंट कंपनी का डिफरेंस पता है क्या होता है? पेरेंट कंपनी होती है जो मेन शेयर होल्ड कर रही होती है या जो मेजर कंपनी होती है, उसके नीचे जितनी कंपनीज रजिस्टर होंगी, ठीक है, वो सब उसकी सब्सिडरीज हैं। ठीक है, एक मेन कंपनी आएगी, ठीक है, उसके अंडर जितनी कंपनीज रजिस्टर होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी उसकी सब्सिडरीज कंसिडर होगी। ठीक है, तो पेरेंट कंपनी होगी या सब्सिडरी होगी उसको आप सेपरेट एंटिटीज कंसिडर नहीं करेंगे, वो उसको आप सिंगल अंडरटेकिंग ही कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, उसको ऐसा नहीं होगा कि आप पेरेंट कंपनी को अलग से कंसिडर कर रहे होंगे, सब्सिडरी को अलग से कंसिडर। ठीक है जी। Article 101 TFU is not concerned with agreements or concerted practices between undertakings belonging to the same concern and having the status of parent company and subsidiary if the undertakings from economic unit within which a subsidiary has no real freedom to determine its course of action on the market and if the agreements or practices are concerned merely within the internal allocation of tasks as between the undertakings। ठीक है, उसको फर्दर एलेबोरेट किया उन्होंने कि जब तक उसके पास सब्सिडरी के पास किसी किस्म का कोई रियल फ्रीडम नहीं होगा या उसके पास चॉइस नहीं होगी इस चीज़ को कि वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट कर सके या उसका जो इकोनॉमिक पर्पस है वो उससे डिफरेंट हो जो उसकी पेरेंट कंपनी का है, तब तक उसको सिंगल अंडरटेकिंग ही कंसिडर किया। ठीक है जी। For example, in joint cases, so and so the court held that mere fact that a parent company and its subsidiary exercise during a certain period joint control of the subsidiary which has allegedly committed the infringement can satisfy a finding that those companies formed an undertaking. However, this is provided the parent companies did, in fact, exercise decisive influence over the commercial policy of the subsidiary which allegedly committed the infringement। बेसिकली ये इस पॉइंट में ये डिस्कशन हो रही है कि जो इंफ्रिंजमेंट होगी किसी भी सब्सिडरी की वो यही कंसिडर किया जाएगा कि पेरेंट कंपनी जो है वो भी उसके लिए लाइबल है। उसकी वजह ये है कि जो जितने डिसाइसिव पावर्स हैं, डिसीजन मेकिंग पावर जिसको आप बोलते हैं, वो पेरेंट कंपनी के साथ ही लाया कर रही होती है, पेरेंट कंपनी ही उसको एंजॉय कर रही होती है। तो अगर किसी किस्म की कोई इंफ्रिंजमेंट होती है तो पेरेंट कंपनी जो है वो अपने आप को उस लाइबिलिटी से रिलीज नहीं कर सकती या उस लाइबिलिटी से उनको क्या कहते हैं आप बरी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि डिसाइसिव पावर जो है वो उसी के पास होगी, डिसीजन मेकिंग जो है वो दैट लाइज विद द पेरेंट कंपनी। ठीक है, तो जो भी किसी किस्म की इंफ्रिंजमेंट होगी उसके लिए पेरेंट कंपनी भी लाएगी। ठीक है जी। यार बहुत सारी हैं, एक नहीं है, बहुत सारी हैं। जैसे आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी लेना है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो है उन्होंने डिफरेंट कंपनीज अगर रजिस्टर की नहीं है, ठीक है, किसी के पास जो है वो सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी के पास जो है वो उसका सरिये का कॉन्ट्रैक्ट है,
वो सारी चीज़ें। तो अगर उन्होंने उसको डिवाइड किया है डिफरेंट पोर्शंस में, तो एक मेजर कंपनी होगी, ठीक है, उसके अंडर डिफरेंट टास्क हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक कंपनी वो और बना सकते हैं जिसका काम एडवर्टीजमेंट हो सकता है, एक कंपनी वो और बना सकते हैं जिसका काम जो है वो उसको क्या कहते हैं आगे लीज आउट करना हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी इस तरह एक मेजर कंपनी आपने बना ली, उसके अंडर आप जितनी कंपनीज रजिस्टर करते चले जाएंगे वो उसकी सब्सिडरीज कंसिडर होंगी, ठीक हो गया। एक मेजर कंपनी रहेगी और उसके बाद उसके अंडर जितनी कंपनीज आप रजिस्टर करेंगे वो सब्सिडरी कंसिडर होगी। जैसे आप उसको एक, वैसे फ्रेंचाइज तो एक डिफरेंट चीज होती है, लेकिन आप फ्रेंचाइज भी कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी फास्ट फूड की कोई फ्रेंचाइज है, अगर कोई वो ले लेता है, तो जो पेरेंट कंपनी है वो तो एक अलग से रहेगी रहेगी, लेकिन उसके जो फ्रेंचाइजेज होंगी वो उसकी सब्सिडरीज कंसिडर होंगी। वो एक अलग से रजिस्ट्रेशन होगी उसकी, क्योंकि उसकी एक अलग से ऑनरशिप होगी, उसकी एक अलग से ऑनरशिप होगी, ठीक है, उसका एक अलग से स्टेटस होगा, ठीक है। तो वो उसकी सब्सिडरी कंसिडर होगी, ठीक है। जाहिर है, अगर मिसाल के तौर पे आप टोयोटा कैफे की आपको एग्जांपल देता हूँ, उनका उनका पक्का रूल है कि जो चाय की पत्ती है ना, ठीक है, वो और लेबर वो प्रोवाइड करेंगे, ये उनके प्रिंसिपल है। तो अब जहाँ पे भी फ्रेंचाइज होगी वो सेम प्रिंसिपल सब पे एप्लीकेबल होगी। रूल्स तो वो होंगे, लेकिन जो उनके रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो तो अपने वो अडॉप्ट कर सकते हैं। लॉज जो है ना वो एसईसीपी के चलेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जहाँ कंपनीज रजिस्टर होती है, लॉज उनके एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। In relation to the first requirement for violation, Article 101 requires either an agreement between undertakings, a decision of an association of undertaking, or a concerted practice between undertakings. This concept, meaning of the term agreement, this concept has been given a wide and flexible interpretation in case it was argued that the term should only apply to agreements between companies operating at the same level in the chain of production distribution, that is horizontal agreements, such as between competing manufacturer or televisions. The Court of Justice saw no reason to limit its scope in this way and held that it also applies to vertical agreement, that is, agreement between parties operating at different levels, such as between a manufacturer of television and its distributors. ठीक है। अब इसमें उन्होंने पहली पहली कंडीशन में उन्होंने कहा कि इसकी सिर्फ रिस्ट्रिक्शन सिर्फ प्रोडक्शन तक होगी, ठीक है, कि सेम कंपनीज हैं, वो एक चीज प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उस तक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होगी। फिर कोर्ट ने फर्दर इसको एलेबोरेट करते हुए ये बताया कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की हद तक नहीं होगी, उसके बाद जो उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनके ऊपर भी ये सेम रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होगी, ठीक है, कि उनके दरमियान अगर वो एग्रीमेंट्स हैं तो वो उसके लिए वो भी लायबल है, ठीक है, अगर किसी किस्म की कोई इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट देयर बी a written or legally enforceable contract for there to be an agreement. This means that an informal gentleman's agreement is covered, so companies cannot evade Article 101 by, for example, agreeing things orally. See, for example, case so and so. ठीक है जी। An agreement need not necessarily be a one-off event. It can also be the result of a process lasting years. In case so and so, the court held that the dealings of a cartel in the petrochemical sectors form part of a single overall agreement. All firms involved were part of this agreement, even those that had not attended every meeting of the cartel. ठीक है। अब इसमें कोर्ट ने बेसिकली, अब इसके फैक्ट्स क्या है उनको नरेट नहीं किया वो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कोर्ट वही दे रही है जो हमने ऊपर रीड आउट किया है, कि जहाँ पे कंपनीज के दरमियान अगर फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है,
ठीक है। लेकिन एक प्रैक्टिस है, ठीक है, कि आप एक जगह से कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं और उसको एक प्लेस पे जाके सेल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविजन की फॉर एग्जांपल दीजिए, उसके प्रोड्यूसर जो हैं वो अलग होंगे, उसके जो सेलर्स हैं वो अलग होंगे, ठीक है, या उसका ट्रेडर्स जो हैं वो अलग होंगे, ठीक है, लेकिन वो चेन सेम ही है, ठीक है। बेसिकली जो सप्लाई, प्रोडक्शन और सप्लाई की बात हो रही है, उसका तो कॉस्ट एक ही है ना, टेलीविजन ही है ना, ठीक है, तो वो उनको सेम ही कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक कोई केमिकल्स की फैक्ट्री से रिलेटेड बात हो रही है, उसमें भी उन्होंने यही बात की कि जो लोग फॉर्मली उसकी मीटिंग्स अटेंड करते रहे हैं, कंपनी की अपनी जो मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसको अटेंड करते रहे हैं या नहीं करते रहे, लेकिन वो उस बिजनेस में इन्वॉल्व है तो वो उसका पार्ट ही कंसिडर किए, ठीक है जी। On the burden of proof, the case so and so, in which the commission established that an agreement had been concluded at a meeting, the court found that the burden of proof was on the undertaking concerned to prove that it did not intend to participate in the implementation of the agreement, ठीक है जी। अब इसमें सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। जो एग्रीमेंट है वो जो है उसमें एग्रीमेंट अक्रू हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मीटिंग, ठीक है। कोर्ट ने इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो इस चीज़ पर डाला है कि जो एग्रीमेंट किया गया था वो उसका पर्पस जो है वो उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करना नहीं, ठीक है, जिस कॉज के लिए वो एग्रीमेंट किया गया उसकी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं थी। तो जो पार्टी क्लेम कर रही है कि एग्रीमेंट जो है ये वॉइड है या ये वॉइडेबल है, ठीक है, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस चीज़ को प्रूव करे कि ये एग्रीमेंट जो है ये वैलिड है या इनवैलिड, ठीक है जी। Meaning of the term agreement, sorry. This issue often arises where a manufacturer unilaterally imposes allegedly anti-competitive terms. The issue often arises where a manufacturer unilaterally imposes allegedly anti-competitive terms on its distributor. The court must therefore consider whether the distributor can be said to have tacitly agreed to the terms by simply continuing to deal with that manufacturer. The position of the court is that if they have acquiesced and continue to deal with the manufacturer, there is an agreement which was upheld in its case so and so. However, the court held that there is no agreement if there is no common interest between the manufacturer and its distributor. This was the case in Commission decision, which was annulled by the General Court in case so and so, and on appeal in case so and so, ठीक है जी। तो जनरल कोर्ट annulled, इसको पहले एक दफ़ा आगे पढ़ लें, उसके बाद फिर हम देख लेते इसको एक दफ़ा, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जनरल कोर्ट annulled the commission's decision on the ground that it had to establish that there was an agreement. Upholding this judgment, the Court of Justice held that the mere fact that a measure adopted by a manufacturer which has the object or effect of restricting competition falls within the context of continuous business relations between the manufacturer and its wholesaler is not sufficient for a finding that such an agreement exists. Unilateral behavior will not therefore suffice to create an agreement under Article 101 TFU unless there is at least tacit acquiescence or
कंकरेंस ऑफ विल्स ऑन द पार्ट ऑफ द बोथ पार्टीज। ठीक है, बेसिकली इसमें जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसमें ये बात हो रही है कि जो सब्सिडरीज हैं, पेरेंट कंपनी जो है वो लाइबल होगी उनकी इन्फ्रिंजमेंट की। यहाँ पर जो है उस चीज़ को, उस प्रिंसिपल को, एक ऑपोजिट उसके अगेंस्ट प्रिंसिपल जो है उसको डिस्कस किया जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो उसके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ट्रेड हार्मोनाइजेशन को इफेक्ट करेंगी या कंपटीशन पॉलिसीज को इफेक्ट करेंगी, वो उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो लाइबल होगा या नहीं। अगर तो वो रिस्ट्रिक्शंस जो उसने इम्पोज की हैं उसको वो टेसिट अप्रूवल दे रहा है। टेसिट अप्रूवल क्या होगा? वो अपने एक्शन से अप्रूव कर रहा है उसकी सारी कंडीशंस को अडॉप्ट करके, या उनके दरमियान कोई ऐसा सिलसिला। कॉन्ट्रैक्ट में आपने टर्म पढ़ी होगी, उसको बोलते हैं, कहते हैं एग्रीमेंट बाय कंडक्ट। ठीक है, कि ये प्रीवियस कोर्स ऑफ डीलिंग की बात है, जिसके जिससे ये चीज़ रिलेट की जाती है कि जो उनका जो प्रीवियस कोर्स ऑफ डीलिंग था, ठीक है, वो उसने उनके दरमियान एक बाइंडिंग एग्रीमेंट क्रिएट किया या नहीं किया। एग्रीमेंट बाय कंडक्ट क्या है कि आप कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करते, लेकिन बाय कंडक्ट आप उस सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके उनको इम्प्लीमेंट करने हैं या उसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो दूसरी कंपनी आपसे जो आपको ऑफर कर रही है उसके ऊपर आपका कंडक्ट जो है वो भी उस चीज़ को शो कर रहा है कि आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई है। ठीक है, बेशक आपके दरमियान फॉर्मल एग्रीमेंट ना हो, लेकिन आप एक मिसाल के तौर पे किसी एक जगह से आप बड़े टाइम से कुछ चीज़ें परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और उनका उनका और आपके दरमियान एक रेट तय हो गया कि आप इसके ऊपर जो है वो परचेज करेंगे उनके साथ, तो ये होगा आपका। और बड़े अरसे से आपकी वो डीलिंग चली आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने जो कंडीशंस आप पे इम्पोज की हैं आप उसके मुताबिक ही कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो कहेंगे कि हम आपको 2 kg से ऊपर की पैकिंग नहीं देंगे। ठीक है, आपने वो चीज़ एक्सेप्ट की हुई है। ठीक है, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को किसी, और एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, आप किसी फोरम पे उसको जाकर चैलेंज नहीं कर सकते कि इन ये हमें जो है वो एक लिमिटेड पैकेजिंग में हमें मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले आप प्रीवियसली उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो वो जो प्रीवियस कोर्स ऑफ डीलिंग होगा या एग्रीमेंट बाय कंडक्ट होगा, ठीक है, कोर्ट उसको इस जजमेंट में डिस्क्रिमिनेट कर रही है कि कहाँ पे जो है वो चीज़ एक्सेप्टेबल होगी, और मैन्युफैक्चरर जो है उसकी जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेगा वो कंपटीशन पॉलिसी को निगेट करते हुए अपने डिस्ट्रीब्यूटर पे, और डिस्ट्रीब्यूटर उसको अडॉप्ट करेगा, तो किस पोजीशन में वो लाइबल है, किस पोजीशन में वो लाइबल नहीं है। अगर तो उसने एज इट इज अडॉप्ट की हुई है और उनका पर्पस दोनों का बेसिक सेम इकोनॉमिक पर्पस है, ठीक है, तो फिर तो डिस्ट्रीब्यूटर लायबल है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर का जो इकोनॉमिक पर्पस है वो डिफरेंट है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर का जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो फिर उस सूरत में जो मैन्युफैक्चरर है वो सॉरी जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो लायबल नहीं। ठीक है, इसके अलावा और कोई डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है जी। ये जो लास्ट में इन्होंने बात की, यूनिलैटरल बिहेवियर विल नॉट देयरफॉर सफाइस टू क्रिएट एन एग्रीमेंट अंडर आर्टिकल 101 TFU unless there is at least tacit acquiescence or concurrence of wills on the part of both parties। मतलब यूनिलैटरली, मतलब सिंगल पर्सन जो है या सिंगल एंटिटी जो है वो कोई चीज इम्पोज कर देती है तो उसको एक फॉर्मल एग्रीमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा अनलेस अनटिल दूसरी तरफ से उसकी एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट भी होगी। ठीक है, फॉर्मल ना हो लेकिन बाय कंडक्ट होगी। क्या चीज? किस जगह पे? वही एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं ना। अगर मैन्युफैक्चरर का, जो मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन किया है, अगर मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर का कॉमन इंटरेस्ट नहीं या सेम इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, तो जो उनके दरमियान कोई किसी किस्म का एग्रीमेंट है वो वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा।
क्या इस चीज को कंसिडर ही नहीं किया जा सकता कि उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट? ठीक है, जहां पे कॉमन इंटरेस्ट की बात होगी ना, या सेम इकोनॉमिक पर्पस होगा दोनों का, तो फिर तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट है, या कोई इनका जो प्रीवियस कोर्स ऑफ डीलिंग है वो इस चीज को प्रूव कर रही है कि ये एक एग्रीमेंट के तहत चल रही है। ठीक है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट ही नहीं होगा वहां पे आप ये कंसिडर नहीं कर सकते कि इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट है। ठीक है जी, ये बेसिकली उस पॉइंट को निगेट करने के लिए जो ऊपर हमने एक्सेप्शंस पढ़ लिए, किन किन सूरतों में कंपटीशन पॉलिसी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये केसेस बेसिकली इसी से रेलेवेंट आ रहे हैं, जिसमें वो सिनेरियो यही बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी जगह पे लाइबिलिटी होती है ना, तो पेरेंट कंपनी अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए या अपनी लाइबिलिटी जो है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए वो ये बात कर देते हैं कि जी हमारा आपस में एग्रीमेंट कोई नहीं था। तो उस पॉइंट को एक्सप्लेन किया जा रहा है डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, कि वो किस किस अंदाज में जो है वो लाइबल हो सकते हैं उनके एक्शन के। Decision by association of undertakings. This term can encompass decisions, recommendation, and codes of practice, even if they are not formally binding on the members, where it is shown that members have tended to comply with them. The Commission has also considered restrictive rules of professional bodies in case so and so the court held that individual members of the Dutch Bar Association were undertaking, and that the Bar Association was an association of undertaking. Its rule preventing lawyers from entering partnership with other professionals such as accountant was therefore capable of breaching Article 101 TFE. However, the court did find that the rule would only breach the provision if it went beyond what was necessary in order to ensure the proper practice of the legal profession, which in this case it did not. ठीक है, बेसिकली इसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हुई थी डच बार ने, कि जो उसके मेंबर्स हैं, ठीक है, अच्छा जो मेंबर, अच्छा इसमें जो कोर्ट ने इसकी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है एसोसिएशन और अंडरटेकिंग को समझने की। ठीक है, सेकंड लाइन के सेंटर से मैं रीड आउट करता हूँ उसको दोबारा से। द कोर्ट हेल्ड दैट इंडिविजुअल मेंबर ऑफ डच बार एसोसिएशंस आर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, एंड दैट द बार एसोसिएशन वाज एन एसोसिएशन। और ऊपर हम टॉपिक पढ़े एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, तो अंडरटेकिंग को समझने के लिए कि अंडरटेकिंग बेसिकली है क्या। ठीक है, जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जो उनके रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हुए उसके एसोसिएशन के मेंबर बन रहे हैं, वो अंडरटेकिंग कंसीडर किए जाएंगे, और एसोसिएशन इटसेल्फ एसोसिएशन कंसीडर की जाएगी। तो एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो उसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे कोट की। उनका रूल था कि आप किसी लीगल प्रोफेशन में रहते हुए किसी दूसरे प्रोफेशन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जैसे अकाउंटेंट्स के साथ। अब कुछ लीगल ग्राउंड्स हैं जो अकाउंटेंट जिसको डील नहीं कर सकता वो एक लॉयर ही है, तो आप अकाउंटेंट के साथ डील नहीं कर सकते, तो ये वायलेशन है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कोर्ट ने इसको कंसिडर किया है कि ये आर्टिकल 101 की वायलेशन नहीं है। ठीक है, और ये जो लीगल प्रोफेशन है उसको इन्होंने रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की हुई है, और ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक हो गया जी। Also, in case the court held that a regulation adopted by a professional association putting into place a system of compulsory training for chartered accountants to guarantee the quality of their services could in principle constitute a restriction under Article 101 TFE. मतलब एक्सेप्शंस जो हमने पढ़ी हैं उन तीनों एक्सेप्शंस को उन्होंने डिफरेंट केस लॉ से एक्सप्लेन किया है कि जो जो एक्सेप्शंस हैं वो इटसेल्फ बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अगर उसमें कोई एम्बिग्यूटी होगी या उसको सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक पर्पस अचीव करने के लिए वो अडॉप्ट करेंगे तो उसको लॉफुल कंसिडर नहीं किया जाएगा, या वो इन ब्रीच ऑफ आर्टिकल 101 TFE। ठीक है जी। कंसर्टेड प्रैक्टिस,
An oligopoly market is one in which there is a small number of producers, suppliers. This small number leads to independence and interdependence between the members of oligopoly, and thus market makes it very difficult for any new producer to enter. According to this theory, there is little point in trying to increase market share by lowering price, since the other members will promptly respond by lowering their prices too, depressing profits all around. On the other hand, an independent price rise runs the risk of customers switching to one of the other supplier. The result, it is argued, is a practice of price following, in which as soon as the price leader raises its price, the other immediately follow suit, enabling them all to retain their existing market shares but at a more profitable price. In this scenario, simultaneous price increase are not evidence of collusion by the companies, but merely a rational response to the market structure, conscious पैरेललिज्म। ठीक है जी। अब एक कंसंट्रेटेड प्रैक्टिस का प्रिंसिपल जो है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स की हमने बात की थी, उनकी स्टेबिलिटी के लिए अगेंस्ट लार्ज प्रोड्यूसर्स, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक प्रिंसिपल उन्होंने लेट डाउन किया हुआ है, ठीक है, जिसको ओलिगोपोली मार्केट का नाम दिया हुआ है, जहाँ पे स्मॉल प्रोड्यूसर और सप्लायर नहीं। बेसिकली उसका पर्पस क्या है, मार्केट के दरमियान कंपटीशन क्रिएट करके रखना। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनका वो मार्केट में बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं कि जो मार्केट में प्राइस हाइक आता है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट जो स्मॉल प्रोड्यूसर लेस रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सेम प्रोडक्ट अगर कोई लार्ज प्रोड्यूसर जो है वो उसी सेम प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके रेट्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो स्मॉल प्रोड्यूसर जो है उस कंपटीशन पॉलिसी को इंटेल करते हुए, उस प्रिंसिपल को सस्टेन करते हुए इस चीज को क्या कहते हैं, मार्केट में एनेबल करते हैं कि वो प्राइस हाइक जो है उसको कंट्रोल, ठीक है, और ताकि जो मार्केट में जो बायर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट ना हो सके। समझ आई बात कि पहले वाली में गई। मोहम्मद खान परेशान बैठे थे। However, in the case, the concept of concerted market practice extend the scope of Article 101 TFEU even further to include coordination between undertakings, which without having reached the stage where an agreement properly so-called has been concluded, knowingly substitute practical cooperation between them for the risk of competition. The Court of Justice upheld the Commission finding that this was a case of concerted practice. The company's argument that the simultaneous price rise were the result of rational price following in an oligopolistic market was rejected by the court। ठीक है, अब बेसिक प्रिंसिपल वही प्राइस हाइक वाली बात हो रही है। एक कंपनी ने केस किया हुआ है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के ऊपर कि जी ये जो प्राइस हाइक का कंट्रोल है वो उसकी वजह से जो है वो मार्केट में कंपटीशन जो है वो लार्ज प्रोड्यूसर के लिए डिफिकल्ट है। तो कोर्ट ने उस कॉन्सेप्ट को जो है वो रिजेक्ट करते हुए वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उसके कॉन्सेप्ट को या प्राइस कंट्रोल कॉन्सेप्ट को अपहेल्ड किया। Another important case in which the Court of Justice refined the definition of concerted practice was case. Here the Commission had decided that a number of sugar producers had engaged in concerted practices. The producer appealed, arguing that there was no actual plan to restrict competition. The Court of Justice held that it was not necessary to prove that there was an actual plan, since Article 101 TFU strictly precludes any direct or indirect contact, the object or effect whereof is either to influence the conduct on the market of an actual or potential competitor, or to disclose
to such a competitor to course of conduct which they themselves had decided to adopt on the market. All that is required, therefore, is some contact between the companies concerned and subconscious cooperation. इसमें जी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मजीद कंसर्टेड प्रैक्टिस की जो डेफिनेशन है उसको एलेबोरेट किया है कि number of sugar producer has engaged in concerted practices. The producer appealed arguing that there was no actual plan to restrict competition. ठीक है, अब बेसिकली उन्होंने सेम पॉलिसी एक अडॉप्ट कर ली थी जिसने कंपटीशन पॉलिसी के बिजनेस को फ्लॉप कर दिया था। ठीक है, या तो उन्होंने रेट सेम कंसिडर कर दिए या क्वालिटी या अपने प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने सेम रख दिया। ठीक है, ताकि मार्केट में जो है जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं और बाकी सारे भी वो रेट जो है वो सेम रखें और प्रोडक्शन जो है वो सबको सप्लाई जो है या बिजनेस जो है इकोनॉमिक पर्पज है वो सेम चलता रहे। तो इस पे उन्होंने आर्ग्यू क्या किया है, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि कोई एक्चुअल प्लान नहीं था हमारा कंपटीशन मार्केट को हिट करने का। तो उसमें कोर्ट ने इस चीज को कंसिडर किया है कि बेशक उनका ना कोई एक्चुअल प्लान हो ना ही उनका कोई इस तरह का इस तरह की इंटेंशन जो है वो इस चीज को प्रूव कर पाए, लेकिन उनकी जहाँ पे अप्रोच जो है या उनका जो पर्पस है या उनके एक्शंस जो हैं वो इस चीज को अपील कर रहे हैं या इस चीज को बड़ा एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहे हैं कि ये इनका बेसिक पर्पस जो है वो कंपटीशन मार्केट को इफेक्ट करना है, तो वो प्रिंसिपल जो है वो एक्सेप्टेबल कंसिडर नहीं किए गए। In case so and so, in which the court held that an alleged agreement to exclude a competitor is still in breach of Article 101, even when the competitor is allegedly operating unlawfully on the market. The oligopoly argument that failed in case was accepted as a defense in case so and so. The commission supported its finding of concerted practice between wood pulp producer on the basis of simultaneous price increase, despite the fact that the producer were based in different parts of the world. The court annulled the commission decision, holding that the parallel price rises could be evidence of collusion, but parallel behavior would only amount to proof of concerted practice if there was no plausible alternative explanation. ठीक है, मतलब इसने भी जो कमीशन है उसने इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया कि जो प्राइस राइज है वो बेसिकली जो है उसकी रीजन ये है कि ऑल ओवर द मार्केट जो है वो प्राइस राइज चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने उस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं किया ऑन द बेसिस कि ये जो चीज इन्होंने ये जो प्रैक्टिस की है इस चीज का प्रूफ है कि वो कंसर्टेड प्रैक्टिस है और उसके उसके अगर उससे रिलेटेड कोई अल्टरनेटिव उनके पास रिलीफ नहीं था तो ये कंसर्टेड प्रैक्टिस ही कंसिडर की जाएगी। ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है जी, price following in oligopoly market did constitute a plausible alternative explanation in this case and so was a valid defense. Exchanging commercially useful or sensitive information can itself amount to a concerted practice when it enables competitors to see what strategy other companies are pursuing and to respond accordingly. ठीक है जी, this confirms the joint classification approach that it is not necessary for the Commission to characterize an infringement of Article 101 TFU as exclusively an agreement or a concerted practice. This reflects the understanding that in a long, complex infringement, it is often difficult to make a clear distinction. ठीक है, बेसिकली वो इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन ये कर रहे हैं कि इस चीज को डिफ्रेंशिएट करना बड़ा डिफिकल्ट है कि कौन सी चीज कंसर्टेड प्रैक्टिस कंसिडर की जा सकती है और कौन सी नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो उसमें
बेसिकली जो चीजें ऑन द सरफेस ऑफ इट नजर आ रही हैं कि ये चीजें जो है कंसर्टेड प्रैक्टिस का हिस्सा हैं, तो वो ब्रीच ऑफ आर्टिकल 101 ही कंसिडर किया जाए। लेकिन जहां पे नहीं है और प्लॉजिबल रीजन कहीं पे प्रोवाइड कर रही हैं कंपनीज या इंडिविजुअल, इवन जो ओलिगोपोली मार्केट है वहां पे भी जो है वो चीजें, अगर इस चीज को वो प्रूव करने में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर सक्सेसफुल रहते हैं, तो तब वो चीज़ जो है वो उसको एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज वो कंसर्टेड प्रैक्टिस का हिस्सा ही समझी जाएगी। It is also not necessary for the Commission to prove the actual effects of the concerted practice on the market. Because of the difficulties involved in the uncovering secret cartel activity, the Commission has sought to provide an incentive to members of such cartels to whistleblow on the others by promising them immunity from fines. See notice on immunity from fines, reduction of fines in cartel cases of so and so। ठीक है जी। एक और एग्जांपल उन्होंने दी हुई है जहां पे उस एक्टिविटी को उन्होंने अलाउ किया। ठीक है, उसकी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि उनको किस किस सरकमस्टेंसेस में उन्होंने अलाउ किया हुआ है और वो किस सूरत में उस चीज को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, ये केस, इस केस में उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। Horizontal or vertical agreements. Horizontal involves two or more undertaking at the same level of supply or distribution. Vertical involves undertaking at a different level of supply distribution. See, for example, case so and so, where the court held that agreement concerning the price of repairs of insured vehicles concluded between insurance companies and repair shops could, in certain circumstances, be considered to have an anti-competitive object prohibited under Article 101। अच्छा, हॉरिजॉन्टल क्या है? सेम प्रैक्टिस। ठीक है, सेम प्रोडक्शन और सेम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वही आगे सोल्ड हो रही है। जो वर्टिकल है, वर्टिकल एग्रीमेंट क्या है? वर्टिकल एग्रीमेंट डिफरेंट है कि एक चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है और उसको दूसरे तरीके से मार्केट में सोल्ड आउट किया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस कर रही है चीज़ों की। ठीक है, लेकिन उसका वर्कशॉप के साथ जो एग्रीमेंट है वो रिपेयरिंग है। वो रिपेयरिंग का काम जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का काम जो है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, उनका मॉनेटरी बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन उनका जो एग्रीमेंट हो रहा है कंपनी के साथ, वर्कशॉप का पर्पस डिफरेंट है। ठीक है, अब एक टेलीविजन कंपनी बना रही है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो टेलीविजन ही सेल कर, मतलब सेम रहा। यहाँ पे एक कंपनी है जो बिजनेस कर रही है इंश्योरेंस का, और उसका अगर एग्रीमेंट हो रहा है किसी वर्कशॉप के साथ, तो एग्रीमेंट तो इंश्योरेंस का काम नहीं कर रही, एग्रीमेंट तो कार रिपेयरिंग का काम कर रही है। तो जो जहाँ पे पर्पस डिफरेंट हो जाएगा वो वर्टिकल एग्रीमेंट में किसी। ठीक है जी। From an economic perspective, vertical agreement pose less of a threat to competition than horizontal agreement. Vertical agreements can actually increase or encourage competition। नहीं जाना आगे, एक स्लाइड और कर लेते हैं, ये कंक्लूड हो जाए फिर आगे नहीं। ठीक, पीछे फिर मेरा ख्याल है 20 रह जाएंगे, ये कंक्लूड हो जाएगी ना इसकी कंटिन्यूएशन, फिर उसके बाद फिर पीछे 20 स्लाइड रह जाएंगे, उसको ब्रेक के बाद फिर। अच्छा, बेसिकली जो हॉरिजेंटल एग्रीमेंट्स है ना, उनको ज्यादा थ्रेट कंसिडर किया जा रहा है कंपटीशन पॉलिसी के अगेंस्ट रादर वर्टिकल एग्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि हॉरिजेंटल एग्रीमेंट्स में सेम पर्पस है, जबकि वर्टिकल एग्रीमेंट्स में पर्पस डिफरेंट है और वो इफेक्टिव कंसिडर किए जाते हैं कंपटीशन पॉलिसी। ठीक है जी, समझ आ गया हॉरिजेंटल और वर्टिकल का डिफरेंस क्या है? They are often economically beneficial as they permit the penetration of new products into areas where they have not previously been sold.
thus increasing the choice of products available to the consumer, and so increasing competition between different brands, otherwise known as inter-brand competition. Because of this positive effect on trade, it was originally thought that Article 101 only applied to horizontal agreements. However, the Court of Justice has since determined that it does not. It does also control over vertical agreements. In case so, the court had to consider an exclusive distribution agreement. The Court of Justice found that despite being a vertical agreement, it could be reviewed under Article 101. ठीक है, अब ये उसकी एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दे दी है कि वर्टिकल एग्रीमेंट को जहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे वहाँ पे केस लॉ ये आप कोट कर सकते हैं, जिसमें कोर्ट में आर्टिकल 101 का स्कोप डायरेक्ट एप्लीकेबल है टू द वर्टिकल एग्रीमेंट एज वेल। ठीक है जी, टू सम एक्सटेंट वर्टिकल एग्रीमेंट्स है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स जो है वो तो डायरेक्ट उन पर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, जो वर्टिकल एग्रीमेंट्स हैं टू सम एक्सटेंट उनके ऊपर भी। ठीक हो गया जी, मसला परेशानी कॉफ़ी शॉफ़ी पी लें ताकि नींद थोड़ी सी कम हो जाए। ऑफ ना कर देना, मुझे लगे इसके बाद में ऑन कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट और इफेक्ट, द कमीशंस अर्ली वेरी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 101 to cover all restrictions on conduct has since been replaced by an economic-based approach, examining agreements in their economic context to see if there are actual or potential anti-competitive effectiveness. The court found in case that if an agreement, decision, or concerted practice does not affect trade between member states, then it would fall within the relevant national competition rules and not EU law. It does not matter whether the effect is positive or negative. ठीक है, इसमें स्टेट के डिस्क्रेशन की बात है। ठीक है, जहाँ पे इसको अच्छा इस कॉन्सेप्ट को जो इसकी रिस्ट्रिक्शन है 101 की, आर्टिकल 101 की, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया है इसके इकोनॉमिक बेस्ड कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अगर चीज़ें इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं इंटरप्रेट कर पाएंगे वो, जो कि एंटी कम्पिटिटिव बेस्ड होंगी, तो वो जो रूल्स नेशनल लॉज इम्प्लीमेंट करेगा वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगी आर्टिकल 101। ठीक है, जहाँ पे आर्टिकल 101 ने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हुई हैं कम्पिटिटिव प्रैक्टिस में या कंपटीशन रूल्स में कि वो एप्लीकेबल हैं ऑल ओवर मेंबर स्टेट, वहाँ पे स्टेट के पास डिस्क्रेशन है कि जहाँ पे पर्पस जो है इकोनॉमिक बेस्ड नहीं है तो उसको एंटी कम्पिटिटिव रूल्स के अंडर वो कैटेगराइज नहीं की। ठीक हो गया जी। The object of prevention, restriction, or distortion of competition. Debate has focused on whether it is enough to show an anti-competitive object or whether an anti-competitive effect on the market must also be shown. The court held in case that the or means that these requirements are alternative, not cumulative. Therefore, whether an obvious anti-competitive object can be deduced from the clause of the agreement itself, it is legal per se. Per se का मतलब है itself, and there is no need to examine its actual effect on the market. In this case, the agreement had actually increased inter-brand competition by introducing a new brand of electrical goods into force. अच्छा, बेसिकली जो ऊपर प्रिंसिपल एक्सप्लेन हो रहा है वो ये हो रहा है कि किसी भी एग्रीमेंट में कोई ऐसा क्लॉज होगा जो इस चीज़ को, ये उस एग्रीमेंट को एंटी कम्पिटिटिव बना रहा होगा, तो उस पर किसी किस्म का डिस्क्रेशन जो है वो मेंबर स्टेट का वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट उसमें कोई क्लॉज ऐसा यूज हो गया जो उसका पर्पस जो है वो सोली एंटी कम्पिटिटिव होगा, जो मार्केट में कंपटीशन बिल्डअप नहीं कर पाएगा, वो एग्रीमेंट ही नल एंड वॉइड कंसिडर की।
वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इवन अदरवाइज उनके पास रीजंस भी हों कि वो जस्टिफाई कर सके कि इन बेसिस के ऊपर उन्होंने ये रूल्स अडॉप्ट किए हैं या इस एग्रीमेंट को उन्होंने ड्राफ्ट किया। जो हमने कंडीशंस ऊपर पढ़ी थी, 3 कंडीशंस जो फुलफिल हो, वो एक्सेप्शंस हैं बेसिकली। वो अगर एग्रीमेंट की सूरत में फुलफिल हो रही हैं तो उसके ऊपर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा, कंपटीशन पॉलिसी वाला। लेकिन यहाँ पे अगर वो एंटी कम्पिटेटिव रूल होगा तो डिस्क्रेशन मेंबर स्टेट का उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया है कि उनके पास कोई डिस्क्रेशन नहीं है, या वो एग्रीमेंट जो है वो नल एंड वाइड कंसिडर। ठीक है जी। The case establishes that the wording object or effect is disjunctive. So where the agreement is found to have as its object the prevention, restriction or distortion of competition, there is no requirement to establish an effect. अच्छा, ऑब्जेक्ट और इफेक्ट दोनों हमने ऊपर एक्सप्लेन किए हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होगा और इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रिंसिपल जो है वो क्यूमुलेटिव अप्लाई नहीं हो सकते। या ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल अप्लाई होगा या इफेक्ट का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ठीक है, इकट्ठे किसी चीज में भी अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन कोई भी इन दोनों में से कॉन्सेप्ट किसी भी एग्रीमेंट में अगर कोई ऐसा क्लॉज ऐड किया जाएगा या एग्रीमेंट ऐसा होगा जिसमें प्रिवेंशन होगी, रिस्ट्रिक्शन होगी या डिस्टॉर्शन ऑफ कंपटीशन होगी, मतलब कंप्लीशन किसी चीज की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कंप्लीटली, ठीक है, उसमें टू सम एक्सटेंट डिस्टॉर्शन है, जो इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं या फोरसी कर सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं ये एंटी कम्पिटिटिव हो सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है जी। वो भी नहीं एप्लीकेबल है ना। वो तो उनने इस चीज को तो ऑलरेडी हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया है कि इस चीज को सिवाय इसके कि आपके पास जो है हर चीज में ईयू क्वेश्चन दे देता है पब्लिक राइट्स वाला या पब्लिक इंटरेस्ट वाला। ठीक है, इसके अलावा और कोई डिफेंस आपके पास नहीं है। लेकिन उसमें भी सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, अब वो जैसे टोबैको वाला केस आपने पढ़ा था, उसमें भी उन्होंने सर्टन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज। अब ट्रेड हार्मोनाइजेशन के ऊपर अगर आप जाते हैं, ठीक है, या कंपटीशन पॉलिसी पे जाते हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कि ये एज इट इज एप्लीकेबल है। लेकिन अब वो टोबैको वाला केस हमने ट्रेड हार्मोनाइजेशन में भी पढ़ा है, कंपटीशन पॉलिसी में भी पढ़ा, दोनों जगह पे पढ़ लिया। दोनों जगह पर उन्होंने दोनों पर्सपेक्टिव से इसको डील कर लिया। ठीक है, तो उसमें उन्होंने एडवांस में ये चीज डिक्लेयर कर दी है कि हर चीज पब्लिक इंटरेस्ट की बेस पे क्लेम नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन कुछ राइट्स ऐसे हैं जो यू प्रोवाइड कर रहा है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट की बेस पे, और नेशनल लेजिस्लेशन जो है वो प्रिवेल करेगी ओवर द यू लॉ। ठीक है, तो ये चीज तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, बड़ा कॉमन सा प्रिंसिपल है, लॉज जब भी मेड आउट किए जाते हैं, लेट डाउन किए जाते हैं ना, उसमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑलरेडी कवर्ड हो। जो ग्रे एरियाज लॉज में प्रोवाइड किए जाते हैं ना, उनका बेसिक पर्पस होता ही ये है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है जिसपे वो लॉ एज इट इज एप्लीकेबल नहीं है, तो कोर्ट्स उसको इंटरप्रेट करके कंपैटिबल बनाए उस सिचुएशन के मुताबिक। वो ग्रे एरियाज लॉज में छोड़े इसलिए जाते, हर चीज पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको कवर कर सकें। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब चीजें इवॉल्व होती हैं उसके साथ साथ अडॉप्ट होती हैं। ईयू का पूरा टॉपिक आप एक दफा पूरा जो लेक्चर है जितने भी हमारे हुए हैं उसको आप गो थ्रू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ईयू ने लॉज लेट डाउन तो किए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कोर्ट्स के थ्रू ही आई। और कोर्ट्स के थ्रू भी इसलिए आई कि उसमें या तो सिचुएशन ऐसी अराइज हुई जिसपे वो क्लियर वर्डिक्ट नहीं था, पार्लियामेंट की क्लियर इंटेंट नहीं शो हो रही थी, या फिर नई सिचुएशन अराइज हुई और उन्होंने उस चीज को एप्लीकेबल करवाना था। तो ईयू बेसिकली जो उसकी एप्लीकेबिलिटी है ना, वो मोस्टली आपको मिलेगी केस लॉज के थ्रू। इवन इंग्लिश लॉ जितना भी है ना, उसमें आपको मोस्टली चीजें जो है वो केस लॉ बेस मिलेंगी। केस में इंटरप्रिटेशन देखें, बात जुडिशियल विजडम की होती है, जुडिशियल एक्टिविज्म की होती है। वहां पे जुडिशियल विजडम, जुडिशियल एक्टिविज्म दोनों चीजों की अगर आप बात करें ना तो वो बहुत एडवांस है।
ठीक है, तो वो इंटरप्रिटेशन इस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करना या लॉस को अंडरस्टैंड करना बड़ा इजी हो जाता है। इवन अदरवाइज मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें जब आप लोग प्रैक्टिस में आएंगे ना, एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपको लॉस कभी समझ नहीं आएगी। हो सकता है आप 10 बार भी समझे ना, चीज़ों पढ़ लें, 20 बार भी पढ़ लें, तो वो आपको लॉज सेक्शंस क्लियर नहीं होंगे। लेकिन उसी सेक्शन के ऊपर आप एक किसी भी कोर्ट की जजमेंट पढ़ लें जो रिपोर्टेड हो, आपको उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये लॉ एप्लीकेबल कैसे होगा। तो जजमेंट जो है ना, वो बेसिकली आपको हर हवाले से सपोर्ट करती है। ये तो टोटली बेस्ड ही केस, इंग्लिश लॉ टोटली केस लॉ बेस्ड, कॉमन लॉ कंट्री इसीलिए तो बोला जाता है। यह टॉपिक है, जो क्रक्स है ना, जो जेस्ट है, वो तो समझ आ जाते हैं। जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, उसको अगर मजीद अपने कॉन्सेप्ट के लिए अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो केस लॉ आपको एग्जांपल कोट करता है कि कोर्ट में बेसिकली फैक्ट्स क्या लेकर गए और कोर्ट ने उस लॉज को इंटरप्रेट कैसे, ठीक है। अदरवाइज जो मैं जितनी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, केस लॉ तो नहीं सिर्फ रेफर कर रहा हूँ, उसमें पहले उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद केस लॉ रेफर होगा। तो वो अंडरस्टैंड करना बेसिक कॉन्सेप्ट को मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी है। In case so and so, the court stated that a concerted practice can be found to pursue an anti-competitive object for the purposes of Article 101 TFU, where according to its content एंड ऑब्जेक्टिव, अभी हमने जितनी चीजें बात की, जितनी भी डिस्कशन इसके ऊपर कंपटीशन पॉलिसी में करते आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल उसमें हमने पहले बेसिक प्रिंसिपल अंडरस्टैंड कर लिया कि आर्टिकल 101 बेसिकली डील किस, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज को बार बार, एक चीज को कि आपको रेपिटेशन मिलेगी, ठीक है, वो क्या है कि रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी अराइज हो रही है जिसमें वो रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होती, ठीक है। तो कोर्ट अपने डिसीजन के ऊपर जो है वो डिसीजन की बेस पे उनको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। अब यही बात उसी चीज की रेपिटेशन दोबारा से है, ठीक है। For the purposes of Article 101 TFU, where according to its content and objectives and having regard to its legal and economic context, it is capable of resulting in the prevention, restriction, or distortion of competition within the common market. ठीक है, therefore the potential to prevent, restrict or distort competition is sufficient to breach Article 101. It is not necessary for there to be actual prevention, restriction, distortion of competition, or direct link between the concerted practice and consumer price. अभी आपकी बात का जवाब दिया इसने। Therefore the potential to prevent, इवन ये बात ही नहीं कर रहा कि किसी जगह पे एक्सप्लिसिटली या क्लियर कट कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाए, या कोई हर्डल्स क्रिएट किए जाएं, या प्रिवेंट किया जाए किसी चीज को एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस से, ठीक है। अगर उसमें पोटेंशियल भी फील होगा, तब भी वो एप्लीकेबल नहीं है। एक तो चीज है कि वो क्लियर कट बड़ी ऑब्वियस है ना कि ये रिस्ट्रेन कर रही है कंपटीशन प्रोसेस को, कंपटीशन पॉलिसी को रिस्ट्रेन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे वो ये कोर्ट ने जजमेंट दिया, देयरफॉर द पोटेंशियल टू प्रिवेंट, रिस्ट्रिक्ट और डिस्टॉर्ट कंपटीशन इज सफिशिएंट टू ब्रीच आर्टिकल 101, ठीक है। अगर किसी पॉलिसी में सिर्फ पोटेंशियल भी पाया जाता है ना, ये फोर्सीएबल कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाती है, जो आप फ्यूचर परसीव कर रहे होते हैं, फ्यूचर में क्या चीजें, ये उससे रिलेटेड बात हो रही है कि अगर उसमें कोई पोटेंशियल ही पाया जाता है, तब भी वो ब्रीच ऑफ आर्टिकल 101 ही कंसिडर की। द इफेक्ट ऑफ प्रिवेंशन, रिस्ट्रिक्शन और डिस्टॉर्शन ऑफ कंपटीशन। सर एक्सक्यूज मी, स्लाइड चेंज कर दीजिए।
case concerned an exclusive distributorship, as the agreement did not have the object of the prevention, restriction, or distortion of competition, its effect on competition had to be determined. The court stated that the effect on competition had to be considered by a comparison with the competitive situation. Had the agreement not been implemented, the court found that to determine the effect on competition, reference could be made to a number of factors. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की तो क्लियर कट बात हो चुकी है, अब इफेक्ट की बात है कि जहां पे इफेक्ट डिटरमिन होगा तो किन किन बेसिस पे रेफरेंस भिजवाया जा सकता है, ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस को। उसमें ये नंबर ऑफ फैक्टर्स दिए हुए हैं जिसमें कुछ जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स covered by the agreement, the position and importance of parties on the product market concerned, the isolated nature of the disputed agreement or its position in a series of agreements. The isolated nature of the disputed agreement or its position in a series of agreements. The severity of the clauses intended to protect the exclusive dealership. The opportunities allowed for other commercial competitors in the same product by way of parallel re-exportation and importation. Even if the parties are all within one member state, there will likely be an effect on trade between member states where the arrangement makes market penetration more difficult for companies from other member states. उसकी एग्जांपल आगे दी हुई है। ठीक है जी, इसको इन्होंने स्कोप इसका फर्दर नैरो करते हुए या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हुए ये कहा है कि इवन अगर ये जो अरेंजमेंट्स हैं बिटवीन मेंबर स्टेट, ठीक है, विद इन द मेंबर स्टेट है, बिटवीन मेंबर स्टेट नहीं, सॉरी, विद इन द मेंबर स्टेट है, तो तब भी जो बाकी मेंबर स्टेट हैं उनके लिए प्रॉब्लम या हर्डल क्रिएट की जा सकती है कंपटीशन पॉलिसी। ठीक है, तो वो भी ब्रीच ऑफ आर्टिकल 101। The D minus rule. The rule is not contained in the text of Article 101, but was established by the court in case. So and so it means that certain breaches of Article 101 TFU will be disregarded if the companies involved are relatively small and the effect of their activities on the overall competitive situation on the market is negligible. अच्छा, अब वो जो हमने बात की थी स्मॉल कंपनीज की, ठीक है, उसमें उनको इसमें इस केस में उन्होंने लेवरेज दी हुई है कि अगर किसी पॉइंट पे उनका कोई ऐसी उनकी पॉलिसी जो निगलेक्ट की जा सकती है, ठीक है, उसको निगलेक्ट करके तो उनको सपोर्ट किया जा सकता है। जो लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं या बड़ी कंपनीज हैं, जो प्रिंसिपल उन पे स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होगा, इस तरह वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी। The notice also sets out the hardcore restriction which will always be prohibited under Article 101 and which, if included in the agreement, will make the application of the de minimis rule invalid. These are agreements concerning things like fixed prices. ठीक है जी। The prohibition versus the rules of reason test. The Commission Board interpretation of Article 101 has meant that a vast array of ordinary commercial agreements such as franchise, exclusive purchase, supply, or distribution agreement were prima facie illegal under EU law. Agreements that are prohibited under Article 101(1) can be exempted under Article 101(3). In order to permit exemption under this provision, it was considered necessary to weigh up to the pro and anti-competitive effects of the agreement concerned. Under such a system, there is a two-step process whereby an agreement must first be considered as prohibited by Article 101(1).
before it can be considered for exemption under Article 1013 through an analysis of its pro and anti-competitive effect. This two-stage process can be contrasted with the US rule of reason approach, which balances the pro and anti-competitive consequences of an agreement before a finding of infringement is made. ठीक है, अब उस इन्फ्रिंजमेंट को फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है वो इसमें इन्होंने दो प्रिंसिपल जो हैं उसके ऊपर बेस कर रहा है। अच्छा, जो चीज़ें आर्टिकल 101 में एग्जेम्प्ट प्रोहिबिटेड है, जो प्रैक्टिस, ठीक है, उसकी उन्होंने लिस्ट ऊपर दी हुई है, सच एज फ्रेंचाइज, एक्सक्लूसिव परचेज, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। जिन जिन चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है अंडर आर्टिकल 1011 उसकी लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड की। उनकी एग्जेम्पशन मिल सकती है अंडर आर्टिकल 1013 में, ठीक है, लेकिन उसका जो बैलेंस है वो इस बेसिस पे चेक किया जाएगा कि वो प्रो और एंटी कॉम्पिटिटिव उनके इफेक्ट ना हो, ठीक है। उसके लिए दो प्रिंसिपल हैं। बिफोर इट कैन बी कंसिडर्ड फॉर एग्जाम्पशन अंडर आर्टिकल 1013 through an analysis of its pro and anti-competitive effects. This two-stage process can be contrasted with the US rule of reason approach, which balances the pro and anti-competitive consequences of an agreement before a finding of infringement is made. मतलब ये दो प्रिंसिपल अप्लाई होंगे इस चीज को चेक करने के लिए कि कोई इन्फ्रिंजमेंट अंडर आर्टिकल 101 क्रिएट हुई है या नहीं। अगर इस प्रिंसिपल के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होते या पूरा नहीं उतरते तो वो इन्फ्रिंजमेंट उसकी आर्टिकल 101 की इन्फ्रिंजमेंट जो है वो कंसिडर की जाएगी और उसके अगेंस्ट कमीशन जो है वो मेंबर स्टेट के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। The General Court confirmed the two-stage approach and rejected the rule of reason. Alternative in case so and so, the court then went on to say that those cases where the courts had shown a flexible approach to the application of Article 101 cannot, however, be interpreted as establishing the existence of a rule of reason in community competition law. Article 101 could not be applied wholly, abstractly, and without distinction to any agreement restricting freedom of action of one or more parties. Therefore, a certain measures of economic analysis can take place in the initial application of Article 101, but it is only in the precise framework of Article 103 that the pro and anti-competitive aspect of a restriction may be weighed. ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करेंगे, या वो उसकी प्रो होगी पॉलिसी या एंटी होगी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी उसकी, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे और कोर्ट ने इस केस में जो रूल ऑफ रीजन का प्रिंसिपल था उसको सेट असाइड कर, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप रूल ऑफ रीजन को प्रिवेल करवाते हैं या उसके साथ उसको भी अलाउ करते हैं कि ये दोनों चीज़ें प्रिंसिपल फॉलो होने के साथ साथ प्रो एंड एंटी कॉम्पिटिटिव को भी अप्लाई करें और साथ में रूल ऑफ रीजन को भी रखें, तो इन दोनों का एप्लीकेबल होना पॉसिबल नहीं। अगर कोई मेंबर स्टेट जो है किसी भी बेस को रीजन बना के कि अपने रूल को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, तो वो अगर एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी होगी तो वो तो जो पर्पस है इस लॉ का या आर्टिकल 101 का वो तो सर्व ही नहीं होगा। तो जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है उनका पर्पस जो है वो यही है कि जो कंपटीशन है मार्केट में वो बैलेंस रहे। अगर वो बैलेंस क्रिएट नहीं होगा तो रूल ऑफ रीजंस की बेस पे उसको अगर अडॉप्ट करने की कोशिश की जाएगी तो बेसिक प्रिंसिपल को निगेट कर देगी। लिहाजा रूल ऑफ रीजन को कोर्ट ने इस केस में रिजेक्ट कर दिए सब कुछ। एग्जाम्पशन अंडर आर्टिकल 1013 TFEU इंडिविजुअल एग्जाम्पशंस एग्रीमेंट और डिसीजन ऑफ एग्जाम्पशन की जो ऊपर हमने बात की है, जो लिस्ट प्रोवाइड की है 1011 में, उसमें एग्जाम्पशन किस किस चीज़ में है उसको हम इसमें फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। एग्रीमेंट्स और डिसीजन which fall within the prohibition of Article 1011 are void under Article 1012 unless it is possible to sever the offending clause. Article 1013 provides
Instead, that agreement that satisfy four requirements are not void under Article 1011. There are two positive and two negative requirements. ठीक है? The provision requirement are: the restriction contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress. किन किन बेसिस पे जो चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हैं अंडर आर्टिकल 1011 वो अंडर आर्टिकल 1013 एग्जेम्प्टेड है, उसकी कंडीशंस लेट डाउन की। फोर कंडीशन है, टू नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव। ठीक है, पहले हम पॉजिटिव डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेगेटिव। The restriction contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress. जहाँ पे ये एस्पेक्ट्स किसी जगह पे क्या कहते हैं पाए जाएंगे, वहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल होगा और जो एग्जेम्पशन है वो ग्रांट की जाएगी उस कंपनी को। Consumers receive a fair share of the resulting benefit from the restriction. अगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा रही है, उससे जो कंज्यूमर है उसको जो शेयर है वो बेनिफिट दे रहा है, तब भी ये एप्लीकेबल होगा प्रिंसिपल, और एग्जेम्पशन जो है उसको ग्रांट की जाएगी अंडर आर्टिकल 1013। The negative requirements are: the restriction on competition must be indispensable for the achievement of the improvement or progress claimed in above. That is, there must be a causal link between the restriction on competition and the improvement gained. ठीक है, मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने ये बात कर दी ना कि जिन जिन चीज़ों में ये एस्पेक्ट्स ये एलिमेंट्स पाए जाएंगे उन चीज़ों को एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब बात कर रहा है कि रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होगी, अगर उस रिस्ट्रिक्शन का जो पर्पस है उसके दरमियान और जो उससे बेनिफिट गेन किया जा रहा है उनके दरमियान वो कैजुअल लिंक होगा, उस टाइम पे भी वो जो एग्जाम्पशन है वो ग्रांट की जा सकती है। ठीक है जी। द रिस्ट्रिक्शन मस्ट नॉट पुट द पार्टीज इन अ पोजीशन टू एलिमिनेट कंपटीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इन क्वेश्चन। ठीक है, कि कोई भी कंपनी ऐसी रिस्ट्रिक्शन अगर इम्पोज कर रही है जो कंपटीशन प्रोसेस को निगेट कर रही है, या जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक मेजर जो पोर्शन है उसको सिक्योर करने के लिए कोई स्टेप या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा रही है, वो भी एग्जेम्प्टेड है अंडर आर्टिकल 101। ठीक है जी। Until 1st May 2004, regulations so and so now repealed provided the system for exemption. The Commission had exclusive power to grant exemption after prior notification of the agreement from the undertaking. ठीक है, अब ये उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि कमीशन जो इससे पहले जो है, जब तक ये रेगुलेशन मेड आउट नहीं हुए थे, उससे पहले कमीशन के पास सोल पावर्स थी इन सारी एग्जेम्पशन के नोटिफिकेशन करने की या इनको ग्रांट की। ठीक है, उसके बाद से जो है ये काउंसिल के पास पावर चली गई। ठीक है। In 1999, the Commission published a white paper on the modernization of these rules. Based on the white paper, a new system of enforcement has been applied since 1st May 2004 under Regulation 1/2003. Under this regime, the requirement for prior notification has been abolished under Article 1013 is directly effective, meaning that a national competition authority, court or tribunal can grant individual exemption. मतलब डायरेक्टली आप नेशनल कोर्ट से भी वो एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, आपको सीजेयू के पास या कमीशन के पास या काउंसिल के पास रेफरेंस भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। पहले ये होता था कि कोई भी किसी किस्म की एग्जाम्पशन अगर आपने क्लेम करनी है तो उसके लिए आप कमीशन को रेफरेंस बना के भेजेंगे जिसपे वो लेजिस्लेट करेगा या आपको उस पर परमिशन ग्रांट करेगा। अब आप नेशनल कोर्ट्स में नेशनल कोर्ट्स को उन्होंने एम्पावर कर दिया है कि वो भी इन अंडर सम सर्कमस्टांसेस परमिशन एग्जाम्पशन ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है।
Block exemptions for vertical agreement. In order to reduce the quantity of application for exemption, the Commission issued a number of block exemptions. These were regulations which set out a number of requirements for exemption. The Commission issued a number of block exemptions. These were regulations which set out a number of requirements and prohibited clause for contracts which, when fulfilled, automatically lead to exemption from the application of Article 101(1). However, following criticism of these regulations, the Commission initiated a reform, the most important outcome of which being the general block exemption on vertical agreements and concerted practices regulations so and so. The regulation is accompanied by case 13 October 2000 designed to help undertaking to carry out their own assessment of their position in respect of Article 101(1). These were revised in 2010 and accompanied regulation on the application of Article 101(3), categories of vertical agreement and concerted practices. ब्लॉक एग्जाम्पशंस वो हैं जो जिनने एक लिस्ट प्रोवाइड की एग्रीमेंट्स की जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं या आउटवे करते हैं कंपटीशन पॉलिसी की, मतलब एग्जेम्प्टेड हैं जिनके ऊपर कंपटीशन पॉलिसीज के रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं, उसके लिए उन्होंने ब्लॉक एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर दी। जो चीज़ें प्रोहिबिट हैं अंडर आर्टिकल 101(1), उनके लिए एक ब्लॉक एग्जाम्पशन का प्रोसेस इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया ताकि जो एप्लीकेशंस आती हैं उसके परमिशन के लिए उनका बर्डन जो है वो कम किया जा सके। तो उन्होंने एक सर्टन रिस्ट्रिक्शंस या एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है जिसको नाम दे दिया गया ब्लॉक एग्जाम्पशन का। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द आर्टिकल 101(1). ठीक है, तो वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी। There are additional block exemptions including regulations 316/2014 relates to categories of technology transfer, regulation 1217/2010 relates to categories of research and development agreements, regulation 1218/2010 relates to category of specialization agreement। एग्जाम्पल्स आ गई हैं। ठीक है, तो ये अदरवाइज एग्जाम्पल्स हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनको एग्जेम्प्ट किया है। ठीक है, अंडर ब्लॉक एग्जेम्पशन। Enforcement Regulation 1/2003, key articles of Regulation 1/2003. Regulation 1/2003 marked a major uh, decentralization of the enforcement of EU competition rules. The move was intended to relieve the Commission of its huge workload and allow it to concentrate its resources on investigating the most serious infringement. The system is one of parallel competence in which a case may be dealt with by a single national competition authority or by several NCAs in parallel or by the Commission. The Commission and NCAs together form the European Competition Network, applying the EU competition rules in close cooperation. अच्छा जी, जो ये रेगुलेशन है जिसके तहत ये कंपटीशन पॉलिसी जो है इन्फोर्स की गई है, ठीक है, उसका बेसिक पर्पस था कमीशन का जो वर्कलोड है उसको रिड्यूस करना। वो कैसे कि कंपटीशन के पास दोनों बर्डन कंपटीशन कमीशन बेयर कर रहा था। कमीशन कैसे बेयर कर रहा था कि अगर किसी बेस पे उन्होंने एग्जाम्पशन ग्रांट करनी है तो उस एप्लीकेशन को भी कमीशन एंटरटेन कर रहा था, और उसके बाद अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट हो रही है उसको भी वही कमीशन ही एंटरटेन कर रहा था। तो इन्होंने किया ये कि एक इंस्टीट्यूशन बना दिया नेशनल लेवल पे जिसको नेशनल कंपटीशन अथॉरिटी का नाम दे दिया। ठीक है, उसकी ड्यूटी लगा दी गई कि वो इन सारे चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे, और कमीशन का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीरियसनेस देखना रह गया कि कौन चीज़ जो इन्फ्रिंजमेंट हो रही है वो किस नेचर की है, ये उसकी सीरियसनेस क्या है, या वो कितनी इफेक्टिव है, या अंडर या उसका ब्रीच कितना ज़्यादा है अंडर आर्टिकल 101। ठीक है, तो और कमीशन ने उसके बाद अच्छा ये इन जितनी एनसीएज हैं ये इंटरनली भी वर्क कर रही हैं,
इंटरलिंक्ड है इनका प्रोसेस बिटवीन मेंबर स्टेट और बिटवीन यूरोपियन कंपटीशन अथॉरिटी जो है उसके साथ भी मिलके इनकी कोऑर्डिनेशन है, कोलैबोरेशन है, उसके साथ भी मिलके सारे काम। The system places responsibility on the undertaking themselves to assess whether their agreement or activities are compatible with the EU competition। ठीक है जी। Some of the key articles of regulation are as follows. Article 1 provides that the whole of Article 101 is directly effective. Once an infringement has been established, the Article 1013 defense is available। ठीक है, मतलब अगर आर्टिकल 101 के अंडर जो चीज़ें फॉल कर रही हैं, ठीक है, अगर उसको इन्फ्रिंजमेंट क्लेम की जाती है तो उसका डिफेंस भी है अंडर आर्टिकल 1013। ठीक है, उसको एज एन डिफेंस भी यूज किया जा सकता है। Article 3 states that whenever dealing with an agreement or practice covered by Article 101 or 102, which may affect trade between member states, NCAs are obliged to apply EU competition law either on its own or alongside their national provisions. However, the supremacy of EU rules over any conflicting national provision is protected। तो ये बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है जो हम ऑलरेडी पढ़ते आए हैं कि जो नेशनल रूल्स उन्होंने अडॉप्ट किए हैं वो कि उनको डिस्क्रेशन दे दिया कि वो नेशनल कंपटीशन अथॉरिटी जो है वो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हुए नेशनल रूल्स डेवलप कर सकती है, लेकिन उसने इस चीज़ का ख्याल करना है कि ईयू लॉ से कंफ्लिक्ट ना करे कोई चीज़, उनके जो नेशनल रूल्स हैं वो ईयू लॉ से कंफ्लिक्ट ना करें। ठीक है जी। Article 5, NCAs can apply Articles 101 and 102 in individual cases, decide whether the condition of Article 1013 are satisfied, order the ending of infringement, order interim measures, accept commitments and impose fines, penalty payments or other national law penalties। ठीक है, अब ये उनकी पावर्स बता दी हैं कि अगर इंफ्रिंजमेंट या उनके पास कंप्लेन आती है तो उसमें वो एक तो पहले बैलेंस चेक करेंगे कि वो प्रो हैं एक्टिविटीज़ या नहीं। ठीक है, अगर वो एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं तो उसमें उनके पास अथॉरिटी है तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, पेनल्टीज इम्पोज कर सकते हैं अंडर ईयू लॉ एज वेल एज नेशनल लॉ। ठीक है जी। आर्टिकल 6 गिव्स द नेशनल कोर्ट the jurisdiction to apply Article 113 as well as Article 101, 1 and 2 and Article 102। ठीक है, अब ये नेशनल कोर्ट्स को किस आर्टिकल के तहत एम्पावर किया जा रहा है इस केसेस को डिसाइड करने के लिए। बेसिकली ये आपने माइंड में रखनी है कि जो जितनी पावर्स थी ये ईसीजे की थी, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की थी, जो उन्होंने आगे डेलीगेट कर दी है थ्रू आर्टिकल 6। ठीक है, the Commission can take 4 decisions under the new regime, which are following. Article 7 includes a power to impose behavioral or structural remedies. Article 8 allows the Commission to order interim measures in case of urgency due to the risk of serious and irreparable damage to competition। ये उसकी एक्स्ट्रा पावर्स हैं। ठीक है, अगर वो किसी चीज़ को कंसिडर करते हैं कि जब तक केस कोर्ट या नेशनल कंपटीशन अथॉरिटी जो है वो किसी इशू को कंक्लूड नहीं करती, तब तक उनके पास ये भी पावर है कि वो उसको रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर उसके अगेंस्ट पास कर सकती है, इंजेक्टिव ऑर्डर पास कर सकती है, स्टे कर सकती है उसके ऊपर। जब तक कोर्ट ये केस डिसाइड ना करे तब तक उसके ऊपर कोई किसी किस्म की प्रोसीडिंग्स नहीं। Article 9 allows the Commission to accept commitments from the undertakings to meet its concern। Article 10 allows the Commission to decide that has been no breach or that the Article 113 condition for exemption are fulfilled। Chapter 4 lays down the rules for those cooperation between the Commission and the NCS। Chapter 4 बुक का चैप्टर 4 नहीं है, ठीक है, इस ड्यूटी का रेगुलेशन का चैप्टर 4 है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। 1 मई 2003 के जो रेगुलेशंस हैं उसका चैप्टर 4 जो है वो किस चीज़ को डील कर रहा है। आर्टिकल 11 इंक्लूड्स वेरियस रिक्वायरमेंट्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड टू इन्फॉर्म each other before adopting any decision। The detailed arrangement for the allocation of cases between the Commission and the NCAs
are set out in separate notice. Commission notice on cooperation within the network of competition authorities. Article 8 of this notice introduces the concept of the well-placed authority for dealing with the case. The commission will be well placed if the agreement or practice has effects in more than 3 members. ठीक है, अगर किसी चीज को नेशनल कोर्ट या नेशनल कंपटीशन अथॉरिटी जो है वो एक्सेप्टेबल डिक्लेयर कर देती है, लेकिन वही सेम प्रिंसिपल जो है वो, अब ये सारी चीज़ें एम्पावर की हुई हैं नेशनल कंपटीशन अथॉरिटी को, उनने एम्पावर किया है इन चीज़ों को डिसाइड करने का, इनके चेक एंड बैलेंस रखने का, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई ऐसा प्रिंसिपल जो 3 और मोर देन 3 मेंबर स्टेट को इफेक्ट कर रहा हो, तो कमीशन के पास पावर है कि उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है या उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। Article 12 provides for the exchange of information between the Commission and the NCAs. अब ये एक और कॉन्सेप्ट है कि जो उनके उनके आपस में कोऑर्डिनेशन है वो किसके तहत होगी, या कोऑर्डिनेशन हो भी सकती है नहीं हो सकती, तो इसको इस चीज़ का अप्रूवल जो है वो आर्टिकल 12 दे रहा है कि उनकी कोऑर्डिनेशन कैसे होगी। Article 13 deals with the situation where 2 or more NCAs all receive the same complaint. Article 14 states that representatives of NCAs make up the advisory committee on restrictive practices and dominant positions, which must be consulted and may give an opinion before the commission takes any decisions on the case. ठीक है जी।